खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुसी भाई। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्फी प्रोग्राम इवनिंग आवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, हस्बे मामूल बहुत सी स्टोरीज हैं करंट अफेयर्स पे, मुल्क की और बैनुल अक़वामी भी, और सबसे अहम बड़ी जो डेवलपमेंट इस हफ्ते हुई, इसमें इसराइल और अरब इमारात के जो ताल्लुकात और मुआहदा हुआ, उस हवाले से बात करेंगे। इसके क्या असरात होंगे और कौन कौन से ममालिक मजीद इस कार खैर में हिस्सा लेने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात में थोड़ी सी जिसे कहते हैं रंजिश आई थी। 1 अरब डॉलर जो दिए गए थे वो सऊदी हुकूमत ने वापस मांगे। कल इतवार को कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हैं। गो के ISPR ने कहा कि एक मामूल का दौरा था, पहले से ही तयशुदा था, लेकिन इन हालात के तनाजुर में अब देखते हैं कि इसका आउटकम क्या है। इमरान खान हुकूमत को भी कल 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इसकी कुछ मस्बत खबरें भी आ रही हैं। IPP से जो नए मुआहदे हुए हैं उस पर बिजली मजीद सस्ती होने का इंदिया है। इमरान खान की मजबूरी कारकर्दगी, इस पर तो कई महीनों से हम बात कर रहे हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। इसके अलावा MWM मजलिस वहादत मुस्लिमीन के 8 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई है IG पंजाब से। आने वाले मुहर्रम उल हराम के जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं उस पर कुछ मुशावरत हुई है। 14 अगस्त गुजरा है, इसमें आपने मुल्क में जो आपने तकारीब देखी होंगी, लेकिन बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी, खासतौर पे लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, बड़े बड़े शहरों में इसकी बहुत ज्यादा जोश खरोश के साथ इसको मनाया गया। इस पर भी बात करेंगे कि हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो कितनी एक उम्मीद लगाए होते हैं कि पाकिस्तान से अच्छी खबरें आए, पाकिस्तान भी उसी तरह से तरक्की की मनाजिल तय करे जिस तरह वो उन ममालिक में तरक्कियां देखते हैं जहां वो रह रहे होते हैं। आज आसिफ जरदारी साहब तोशाखाना केस में नैब अदालत पेश हुए, उन पे अगले महीने जो है फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि बेशक सब लोगों को गिरफ्तार कर लें, यानी उनके खानदान के सब लोगों को गिरफ्तार कर लें, जमहूरियत NFC 18वीं तरमीम पर अपना मौकफ नहीं बदलेंगे। तो ये क्या एक सियासी गिरफ्तारियां हैं या जो एहतसाब के हवाले से जो उन पर इल्जामात हैं करप्शन के, इस पर भी कोई उनका ध्यान है? क्योंकि ज्यादातर चाहे नवाज शरीफ फैमिली हो, भुट्टो या आसिफ जरदारी साहब की फैमिली हो, वो इस किस्म की गिरफ्तारियों को एक सियासी विक्टिमाइजेशन ही तस्वर करवाती हैं, लेकिन इसके पीछे असल हकायक क्या है? आज उनके एक वादा माफ गवाह जो मसूद इकबाल थे, उनकी वफात की भी इतलात है जाली अकाउंट्स केस में। तो इसका कोई फायदा होगा जरदारी साहब को या नहीं? APC से मुतालिक फजलुर रहमान साहब जो हैं वो काफी मायूस रहे, क्योंकि पहले ईद से पहले यही बातें हो रही थी कि ईद के बाद APC होगी। APC के कोई आसार अभी भी नजर नहीं आ रहे, और बिल आखिर उन्होंने ANP के चंद रहनुमाओं के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधा सीधा दोनों बड़ी जमातों यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक सहूलतकार करार दिया है हुकूमत का। अफसोसनाक खबरें, ठट्टा में आज एक झील में कश्ती उलटने से 10 अफराद हलाक हो गए। एक ही खानदान के चंद बहनें इसमें शामिल थी। अफसोसनाक वाकया। फिर यहाँ UK ड्यूसबरी में भी 2 भाई अतर बशीर और अजहर बशीर जो हैं वो डूबकर हलाक हो गए। तो इस किस्म के अफसोसनाक वाकयात, उन घरों में सफ़े मातम बिछ गया होगा। कराची के मामलात पर तीनों बड़ी जमातों की एक बैठक हुई, उसके बाद 6 रुकनी कमेटी कायम हुई है। इसका क्या फायदा होगा? और आज 17 अगस्त को जनरल ज़ियाउल हक त्यारे हादसे को 32 साल हो गए हैं। तो ज़िया साहब की भी जो एक दौर था उस पर मस्बत और मनफी अंदाज से आज एक चैनल पे उनको शहीद भी करार दिया गया। तो इस पर भी बात करेंगे कि उनका क्या किरदार रहा पाकिस्तान के बनाने में या बिगाड़ने में। इवन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज के दिन को मैंगो डे करार दिया है। कल बुजदार साहब दोबारा नैब अदालत पेश होंगे और आज उन्होंने कहा कि वो बतौर मुल्जम पेश नहीं हुए थे, वो बतौर गवाह पेश हुए थे। तो ये एक गुगली उन्होंने फेंकी है, देखने वाला टाइम आए, कल पता चलेगा कि आया वो मुल्जम कैसे नहीं है। और जब वज़रा
आला कोई भी हो या बाख्तियार कोई भी ऊपर बंदा बैठा हो, नीचे अगर काम कोई खराब होता है और कुछ वादा माफ गवाह भी आए थे, तो इस पर तफसीलन बात करेंगे। तो नाज़रीन, कुछ देर में आपकी कॉल्स भी खुलेंगी, तो आप भी आइएगा। मूसी भाई हमारे साथ हस्ब मामूल होंगे 6:40 तक। तो मूसी भाई, बहुत अहम डेवलपमेंट और आपकी मशरिक वस्ता के हवाले से बहुत एक बारीक नजर भी है इस पर। इसराइल अरब मुआहदा बिल्कुल हो सकता है, बिटवीन द या बिहाइंड द सीन तो बहुत कुछ होता रहा हो, पहले भी होता रहा है, लेकिन अब ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि खुफिया जो शादी थी उसका ऐलान कर दिया गया है। तो क्या इस असरात देख रहे हैं आप? इसके असरात जो है वो बहुत ही नुमायां और वाज़ेह होते चले जाएंगे, बहुत गहरे होते चले जाएंगे, क्योंकि एक अरसे से ये लावा पक रहा था और जो है वो खुफिया मीटिंग्स और ये तमाम चीज़ें और ताल्लुकात तो थे ही। देखें आप, जो अमारात की जितनी भी डेवलपमेंट है, अमारात के अंदर जो पूरी दुनिया से उसको मरकज़ सयाहत का बनाया गया है, उस सबके पीछे उसको अमनियत देने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए यही क़ुव्वतें थी। वरना अगर वो ममालिक जो कि मुसलमान ममालिक हैं और अमेरिका की आँख में खटकते हैं, वहाँ पर अमन नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। उनको बहुत अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, अपनी तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। यहाँ पर ये बाक़ायदा इनके तमाम ताल्लुकात थे। जैसे आपने कहा ना कि खुफिया शादी थी जो बरमला हो गई, जो आया हो गई है। तो ये अच्छा किया, ये बहुत अच्छा हुआ और ये मक़ावमती ब्लॉक के हवाले से बहुत अच्छा हुआ है। गो कि एक बहुत ही अफ़सोसनाक, शर्मनाक और खिलाफ़ कुरान और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एलानिया जंग है, बगावत है। मगर इसका बज़ाहिर सियासी तौर से इसका बरमला होना जो है वो मक़ावमत के ब्लॉक के लिए सूदमंद जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को, सादा लौ मुसलमानों को एक अरसे से बेवकूफ़ बनाया जाता था कि जी ईरान और इसराइल मिले हुए हैं, ईरान और इसराइल मिले हुए हैं, तो वो जो है, वो जो एक बाजा बज रहा था मुस्तकिल, वो बंद हो गया। अब वो नज़र नहीं आ रहे। अभी अगर ज़रा सी कोई बात हुई होती ईरान के माबैन, अगर एक बात भी किसी मौजू पे हुई होती, किसी एक वन पॉइंट एजेंडे के भी ऊपर, तो एक तूफान मच गया होता कि देखें जी, हम ना कहते हैं दोनों अंदर से मिले हुए बिला वजह की एक दूसरे को धमकियां देते हैं। अब वो सारे मौला, वो सारी जमातें, वो सारे उलमा, वो जो चीख रहे होते हैं, वो सब कहाँ हैं इस वक्त? क्योंकि अब मामला रियाल का है, अब मामला चूल्हे का है, अब मामला पेट का है, तो सब गायब हो गए। अब उसकी तौजीहात पेश कर रहे हैं कि जी वो अमन से रहने में कोई हर्ज नहीं है और ये नहीं। तो ये कुरान में तो खुदा ने कुछ और इरशाद फरमाया। उन्होंने कहा था ये दोनों तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये आपस में तो एक दूसरे को दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो अब जो मशरिक़ वस्ता के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं और दकीक निगाहें रखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब अली, ये इन्होंने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए हैं, बल्कि अपनी तबाही और बर्बादी के बरनामे पर साइन किए हैं। क्योंकि जो एम्बेसीज खुलेंगी तो दुनिया जानती है कि एम्बेसीज के अंदर सिफारतकारों के रूप में कौन आएगा। इराक का हाल आपके सामने है। ये क्या करते हैं, इनके माहिरीन आते हैं और इस काम में जो बिल्कुल एक्सपर्ट और माहिर होते हैं, वो सिफारतकारों के रूप में आते हैं। वो क्या करते हैं, उस मुल्क में बैठकर वहाँ के दानिश्वरों को, वहाँ के जो सहाफ़ी हैं उनको, फौज के लोगों को, पुलिस के लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, टेक्नोक्रेट्स को, वो अंदर आपके इंतजामी ढांचे में दखल अंदाजी करते हैं और वहाँ लोगों को खरीद के अपना हमनवा बनाते हैं। आपके सामने इसकी मिसाल पाकिस्तान भी आपके सामने। जरा सी पाकिस्तान लाइन से हटने की कोशिश करता है तो मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो सियासतदानों में अंदर वाजे तफरीक नजर आनी शुरू हो जाती है। वो तमाम लोग जो कि उनके पेरोल पर होते हैं, वो उनको दिफा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये जो अभी तो खुफिया काम हो रहा था, अब जो बाकायदा बजाब्ता होगा और ये सिफारतकारों के रूप में वो लोग आएंगे, वो आकर इनके इंतजामी ढांचे को हाईजैक करेंगे और उसके बाद जब इनको डुबोना होगा और अपना एक ग्रेटर जो वो नक्शा पेश करते हैं उसका, जब उन्होंने आगे बढ़ना होगा, तो यहाँ पर वो जो चाहेगा कराएंगे और दुनिया देखेगी कि ये मुंह तकते रह जाएंगे, ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दाखिल हो चुके होंगे इनके इंतजामी ढांचे के अंदर। तो ये जो इन्होंने साइन किया है, ये अमनियत वगैरह का तो एक नाम है, ये प्रेशर के ऊपर में आकर, गन पॉइंट के ऊपर खौफ ज़दा होकर सरीहन जो है वो कुरान की भी खिलाफ वर्जी की गई, हदीसे नबविया की भी खिलाफ वर्जी की गई है और आने वाले दिनों में इसके भयानक नताइज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकते हैं, होंगे, भयानक नताइज बरामद होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये वो हैं जिनसे दोस्ती की जाए तो ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे दुश्मनी की जाए
تو یہ تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رہتے ہیں. تو جس نے بھی ان طاغوت سے دوستی کی ہے انہوں نے اس کی پیٹھ میں خنجر ضرور مارا ہے. سینے پہ خنجر پھر بھی آدمی کم کم کھاتا ہے کیونکہ اس کو وہ سامنے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. پیٹھ میں خنجر آدمی کبھی بھی کھا جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کون کب مار دے. تو انہوں نے جو کیا ابھی یہ لائن لگنے والی ہے. اس کے بعد بحرین ہے, اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے, اس کے بعد قطر ہے, عمان ہے. تو یہ ایک لائن لگ جائے گی پوری اور یہ سب اس کے سامنے سجدہ زیر ہو رہے. عوام کی بات میں نہیں کروں گا کیونکہ عوام مسلمان ہیں اور عوام سے یہ حاکم نہیں ہے, یہ حاکم پٹھو ہیں. یہ وہاں کے مختلف قسم کی نوعیتوں کے لوگ تھے, جرائم پیشہ افراد زیادہ تر, ان کو حاکم بنا دیا گیا اور انہوں نے ظلم و بربریت کے ساتھ اور لالچیں دے دے کر لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے. عوام وہی ہے جو پاکستان کی عوام کے جذبات ہیں, جو عراق کی عوام کے جذبات ہیں, وہ پوری مسلمان امہ کے جذبات ہیں, اور وہی جذبات جو ہے وہ فلسطین کے لیے سب کے یکساں ہیں. مگر یہ جو ان کے اوپر حاکم ہے, چاہے وہ عبد الفتاح السیسی مصر کے ہوں یا اس جیسے آل خلیفہ ہوں یا شیخ صبا ہوں, یہ جتنے بھی ہیں یہ سب جو ہے عوام میں سے نہیں ہے, ان کی جڑیں عوام میں سے نہیں ہیں اور ان سے کام لیا جا رہا ہے اور یہ مزید آگے ان کے لیے اور کام کریں گے. مگر ایک طرح سے مقاومت کے بلاک کے لیے یہ بہت اچھا ہو گیا. حق اور باطل بالکل جدا ہو گئے, اب اس کے اندر آرام سے تمیز کی جا سکتی ہے. مگر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں, نگاہیں رکھتے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کو خدا دکھانا چاہے, ورنہ ڈھٹائی کا کوئی علاج نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور ایک نئی تصویر, ایک منظر نیا, ایک اسلامی امہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, دنیا میں کہہ سکتے ہیں, اور نئے بلاک بن رہے ہیں, نئی ترجیحات. اور اب یہ کھل کے جو یہ معاہدہ سامنے آیا ہے, اس کے بعد اب پاکستان کی عوام اکثر اس معاملے میں دھوکہ کھاتی رہی ہے کہ مسلم امہ ہے, مسلم ممالک ہیں, اور اس کا ایک خوش گمانی سی ایک پتہ نہیں کہاں سے ہم نے پال رکھی تھی. اب آہستہ آہستہ اس کو بھی یکسر اس کو اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا. ایران نے اسے تاریخی خیانت قرار دیا ہے اور پاکستان کے حوالے سے بھی گو کہ ایک واضح سٹانس ایران کی طرح نہیں لیا گیا, لیکن یقیناً اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی انڈیا پاکستان کے اوپر کوئی حملے کا سوچتا ہے LOC کے ذریعے یا جہاں بھی, تو اس میں اسرائیل کے حوالے سے بھی وہ شواہد ملتے ہیں. اور اب ایون یہ بھی کہا گیا کہ ابھینندن کے ساتھ ساتھ جو ایک اور طیارہ گرا تھا یا ایک اور جو پائلٹ تھا وہ اسرائیلی تھا. تو یہ چیزیں تھیں کہ جو ڈھکی چھپی, جی ہاں, جو ڈھکی چھپی ہوتی تھی اب تو بالکل یہ واضح ہو گئی ہے. اچھا, ترکی جو ہے وہ بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے, حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ بھی کافی لو افیئر چل رہے تھے یا چلتے رہے ہیں. تو یہ ترکی کو کیا مسئلہ ہوا؟ جی, ترکی جو ہے, دیکھیں اب بعض لوگوں کو میری بات ناگوار گزرے گی مگر حقائق ہیں اور سچائی سننی چاہیے اور اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے کہ بھائی جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ اگر غلط آپ ثابت کر دیں تو مجھے یہاں پر آن لائن لائیو بیٹھتا ہوں, آ کر آپ ثبوت دے دیں. تو میں تو آپ کو باقاعدہ ڈاکومنٹڈ بات کر رہا ہوں. جون کے مہینے میں فریڈم فونٹیلا کے اوپر جو ہے وہ اسرائیلی کمانڈوز داخل ہوئے. آج ٹی وی کے جو مین نیوز ڈائریکٹر تھے طلعت حسین صاحب, ان کو کڈنیپ کر لیا گیا, لے جایا گیا اسرائیل. یہ تمام معاملات ہوئے. اس کے بعد طیب اردوغان صاحب میدان میں آتے ہیں اور بہت بلند و بالا دعوے کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے سارے کانٹریکٹ کینسل کرنے جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کانٹریکٹ تھے کیوں, کانٹریکٹ تھے کیوں, اور اگر چلے تھے کیوں, یعنی تھے کیوں, اور آزادانہ وہاں سے فلائٹیں چل رہی ہیں, کیا خالی جہاز اڑ رہے ہیں؟ لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو فلائٹس ہیں نا آپ کی. آپ ذرا انٹرنیشنل اس کے ٹیرف پہ جا کے دیکھ لیں کتنی فلائٹیں چلتی ہیں ہفتے میں, بھرمار ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلیں ابھی ہم ان کی بات پہ آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سارے معاہدے کینسل کرنے جا رہے ہیں. آج کی تاریخ تک بتا دیں ترکی نے اسرائیل کے ساتھ کون سا معاہدہ کینسل کیا. تو اب یہ جو دو بلاک ہیں جو اہل سنت کے اوپر حاکمیت کا دعویٰ کر رہے ہیں, آل سعود اور اخوان یعنی ترکی والے, تو دونوں کے تعلقات ہیں. یہ تو آپس کی جنگ ہے. وہ سعودیہ سے چاہتے ہیں کہ حاکمیت چھین کے تمام جو ہے وہ امت کے اوپر میں حاکمیت کا اعلان کر دوں, کم از کم اہل سنت کے جو علاقے ہیں جو ان کی اکثریت ہے, پاپولیشن ہے, ان میں تو میں حاکم بنی جاؤں. مگر اب کیا ہو رہا ہے کہ سعودیوں کو یہ تانک دے رہے ہیں, سعودی ان کو تانک دے رہے ہیں کہ آپ کے بھی تو کانٹریکٹ ہیں, آپ ہمیں کیا آئینہ دکھا رہے ہیں, آپ کے بھی فلاں 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 سارے کانٹریکٹ ہیں, آپ وہ کانٹریکٹ کینسل کریں. تو ان میں یہ دونوں جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھرپور ملے ہوئے ہیں, اور یہ تاریخی شواہد ہیں اس کے, مطلب ڈاکومنٹڈ ہے یہ سب.
جو جا کر دیکھ لے کس کے ملک سے کتنی فلائٹ جا رہی ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ کتنے بلین ٹریلین ڈالر کی اسرائیل کے ساتھ ترکی کی اور ان اربوں کی کتنی ہے، یہ سب دکھا دیں، اور اس کے بعد بتا دیں مقاومت کے بلاک سے کتنی فلائٹیں اسرائیل جا رہی ہیں۔ ہم جو مقاومت کا بلاک ہے، جو انقلاب اسلامی ایران اور اس کے ساتھی ہیں، ان کی یہاں سے کتنی تجارت اسرائیل کے ساتھ ہے، ذرا دکھا دیں۔ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے نا، نظر نہیں آ رہا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سٹینڈ لیں کہا، کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ تو ترکی کو جو معصوم بنا کے اور ارطغرل ڈرامہ چلا کے اور یہ اور سیف اور اسلام کی تلواریں دکھا کے جو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، تو میرے بھائی ذرا جن لوگوں نے کام کیا ان کی زندگی میں ان کا طریقہ زندگی دیکھ لو، وہ تو پورا گوروں والا ہے، اس میں تو کہیں سے اسلام کی جھلک بھی نہیں ہے۔ تو وہ ڈرامے کے اندر پریٹینڈ کرنا اور عام زندگی میں رہنا اور باتیں، اگر ہمارے پاکستانی جو ہے سادہ لو عوام ان کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے۔ تو یہ سب ایک ثقافتی یلغار ہوتی ہیں جو چلا کے آل سعود چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچیں، اور ترکی چاہتا ہے اپنی طرف کھینچے، اس پہ ثقافتی یلغار کا، ڈراموں کا سہارا، پیسے پھینکنے، یہ سب چل رہا ہے۔ مگر جو حقیقت پسند افراد ہیں ان کی اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ دونوں کی لائنیں پوری ہیں، کوئی کٹ آف کر کے میدان میں آئے تو بات ہو نا، جس طرح مقاومت اسلامی جمہوری ایران والے تمام تر تعلقات ختم کر میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ اب جھوٹ نہیں چلے گا کہ جی اندر سے ملے ہوئے، اندر سے ملے ہوئے تو پتہ ہے نا کہاں اندر سے ملے ہوئے، زبانی باتیں کرنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور اس معاملے کو تھوڑا، کیونکہ جو پچھلے دنوں شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان آیا سعودی عرب سے متعلق، اور پھر 1 ارب ڈالر کے حوالے سے کہا گیا، اور کچھ تجارتی یا تیل کوئی ارزا نرخوں پہ جو ملنا تھا اس حوالے سے بھی معاملہ کٹائے میں پڑ رہا ہے۔ تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو دورہ سعودی عرب کیا ہے، اور سعودی عرب، یو اے ای یا اوورال او آئی سی کی جو ایک سرد موری تھی کشمیر معاملے پہ، یا جب بھی ان کو امید سے دیکھا گیا کہ شاید یہ اس معاملے میں پاکستان کی یا کشمیریوں کی حمایت کریں گے، وہاں پر بالکل خاموشی ہوئی، بلکہ الٹا انڈین حکمرانوں کو وہاں پر آ کے نوازا گیا، ایوارڈز دیے گئے۔ تو اب قمر جاوید باجوہ صاحب کا یہ جو دورہ ہے، یہ بھی بہت ایک اہمیت کا عمل ہے، کہ کیونکہ اب فوج جو ہے، جب یمن کا معاملہ ہوا تھا کچھ سال پہلے، تو اس وقت تو فوج نے پارلیمنٹیرینز پہ یہ معاملہ ڈال دیا تھا، جی ہماری پارلیمنٹ اجازت دے گی، اور وہ بھی ایک وجہ کشیدگی بنا تھا اس وقت، شاید اب بھی بیک آف مائنڈ سعودی عرب، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہماری کالونی ہے، جس طرح سے وہ یہاں پر کالے ہرن کا شکار کرتے ہیں، وہ کسی کا بھی شکار کر سکتے ہیں۔ وہ ایک خود گمانی ان کو یہ ہو چکی تھی۔ لیکن پاکستان کی طرف سے جو فی الحال جو کشمیر ایشو کے بعد جب بولڈ سٹیپ اس حکومت نے لیا ہے، تو اب قمر جاوید باجوہ صاحب اب کس طرح سے، اب اگر قائل کرنا ٹھیک ہے، ڈپلومیسی معاملات جو ہیں یا سب ممالک سے ایک اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن ایک چیز ہوتی قومی مفاد۔ اب قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے باجوہ صاحب کو اتنا زیادہ ماننا نہیں چاہیے۔ اور کہیں نہ کہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اب ملائیشیا وزیر اعظم جانے والے تھے، سعودیوں کے کہنے پر انہوں نے اس سمٹ میں جانے سے انکار کر دیا، کافی ایونٹس ایسے گزرے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے اس طرف جھکاؤ پاکستان کا یا پاکستانی حکمرانوں کا زیادہ رہا ہے۔ اب یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب پورا سال سوا سال ہونے کو ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے کشمیر میں، اور اس معاملے میں بھی جب خاموشی تھی، تو حکومت کی طرف سے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک اچھا ایک سٹیپ تھا وزارت خارجہ، اور خاص طور پہ شاہ محمود قریشی، گو کہ سعودی نواز کچھ اخبارات، کچھ میڈیا، کچھ ایون پی ٹی آئی کی کچھ اراکین ان پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا جو غم و غصہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری عوام کی انہوں نے ترجمانی کی ہے۔ اب باجوہ صاحب کا وہاں پہ، اب مجھے یہ ایک ایز اے پاکستانی تھوڑا سا کھٹکا ہے کہ جو ایک پاکستان نے قومی مفاد میں جو سٹانس لیا تھا، کہیں وہ اس سے بیک فٹ پہ نہ آ جائیں، کیونکہ فوج کے حوالے سے اور پاکستان جو ہے وہ پہلے بھی یا ایک نرم گوشہ رکھتی رہی ہے۔ تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے کہ کہیں ہم جو ایک ہارڈ سٹانس لیا تھا وہ کہیں بیک فٹ پہ تو نہیں آ جائیں گے؟ دیکھیں فاروق بھائی، سچ جو ہے نا اور حقائق جو ہیں، حقیقت، اس کو قبول کر لینا چاہیے ہمیں، اور وہ بڑے تلخ ہوتے ہیں، بہت تلخ ہوتے ہیں۔
کیونکہ سچی بات بڑی کڑوی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بری لگتی ہے اور بڑی مشکل سے ہضم ہوتی ہے، مگر سچ سچ ہو کے رہتا ہے. سورج نکلتا ہے تو پھر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رات ہو رہی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے. سورج نکل جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے. سچائی یہ ہے کہ پاکستان کا سعودی بلاک سے نکلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن صاحب کا دن آپ آج منا رہے ہیں پاکستان کے اندر، جیسے آپ نے کہا شروع میں کہ ان کو شہید بھی کہا گیا، اور ان کی جمہوریت کے ساتھ جو خیانتیں تھیں، جس طرح سے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا، جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو کوڑے لگوائے، جس طرح سے انہوں نے ملت اسلامیہ کو ٹریٹ کیا، جس طرح سے انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر ظلم روا رکھے، ان کا دن شہید کہہ کر منانا یا جو بھی ہے، وہ میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو جس اندھے کنویں کے اندر ڈالا ہے اس میں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. گو کہ شاہ محمود قریشی نے جرأت مندانہ اقدام کیا، ان کا بیان قابل تحسین ہے. انہوں نے پاکستان کی سوورنٹی، اس کی ڈگنیٹی کے اوپر بات کی. انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ ایک کہا کہ ہم برابر سے بات کریں گے، ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں، اور بالکل بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نوکروں کی طرح سلوک. بیک اینڈ پہ یہی چل رہا تھا نا ان کے، بھائی ہم سے نوکروں کی طرح ہمیں ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. مگر اب آرمی چیف کو جانا پڑا، سارے مسائل یہ سب. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اتنے عرصے میں 40 سال کا عرصہ ہے، یہ 40 سال کا کم و بیش عرصہ ہے جس میں انہوں نے یہاں پر انسٹیٹیوشنز قائم کیے ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، 15 نہیں، انہوں نے ہزاروں انسٹیٹیوشنز قائم کیے ہیں. مختلف قسم کی جماعتیں بنائی ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے لڑتی بھی ہیں، مگر بیک اینڈ پر وہ سب ان کے ساتھ ہیں، ان کو پیسہ وہیں سے ملتا ہے. مختلف قسم کے گروپ ہیں، ان سب کے مختلف قسم کے ڈریسز ہیں، مختلف ہولیاں ہیں. لگتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، مگر یہ سارے سعودی فنڈڈ ہیں. مدرسوں کا جال بچھایا گیا. فوج آپ کی چند لاکھ میں ہے، وہ کروڑ کی تعداد میں ہے، اور وہ آرمی ٹرینڈ بھی ہیں. ان کے لوگ صحافیوں میں بھی ہیں، ان کے لوگ جو ہے وہ آپ کے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ہیں، ان کے لوگ جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی کے اداروں میں بھی. یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے. جب آپ پوری بریگیڈ سعودیہ ان کے محلوں کی حفاظت کے لیے بھیجتے ہیں، جو آپ کا سعودی گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے، تو وہ وہاں پر ان کو گول گپے تھوڑی کھلاتے ہیں، وہ ان کو برین واش کرتے ہیں. وہ وہاں پر ان کی ذہنی اور فکری نشستیں ہوتی ہیں. ایک بریگیڈ برین واش ہو کے آتی ہے، دوسرے جاتے ہیں ان کے اوپر کام شروع کر دیتے ہیں. یہ 30-40 سال سے ہو رہا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو فورن ہاؤس آف سعود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لوگ سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ جی وہ وہاں حرمین شریفین ہے. حرمین الشریفین ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مکہ اور مدینہ الگ چیز ہے. آل سعود خائن، ان کے محلات کی حفاظت کرنا الگ چیز ہے. اس کو جوڑ دیا جاتا ہے اور لوگوں کی معصومیت سے کھیلتے ہیں. بیسیکلی آل سعود کے محلوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، ریالوں کے عوض کہا جاتا ہے جی حرمین کی حفاظت کر رہے ہیں. تو حرمین اور آل سعود ان کو ملا دی جاتا ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اتنا آسان نہیں ہے. گو کہ شاہ محمود قریشی نے اچھی بات کی ہے، مگر مجھے نہیں لگتا فاروق بھائی کہ اتنی آسانی سے پاکستان سعودی چنگل سے نکل پائے گا، کیونکہ پاکستان کو بیرونی مسائل کے ساتھ ساتھ سعودی ایما پر اندرونی مسائل کھڑے ہو جائیں گے، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کا برین واش لوگ اندر موجود ہیں، زندگی کے ہر شعبوں سے، فورسز سے لے کر ٹاپ ٹو باٹم ان کے لوگ ہیں. تو ان سب چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا. پھر لوگوں کو بھی وہ بے روزگار کر ڈالیں گے، وہ آپ کے اوپر پابندیاں بھی لگوائیں گے، دہشت گردی بھی کرائیں گے. ایک چیلنج نہیں ہے. باجوہ صاحب جو گئے بات کرنے، وہ ساری بات ہے پاکستان کے قومی مفاد میں بات کریں گے. مگر جہاں پر اگر سوال یہ اٹھایا جائے کہ پاکستان سعودیہ سے نکلے گا، بہت مشکل ہے. ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے. مشکل ہے. ہاں، لیکن جیسے یہ جو اب اسرائیل عرب امارات کا جو معاہدہ آشکار ہوا ہے، لگتا ہے کہ جو شاہ محمود قریشی یا پچھلے سال سوا سال سے محکمہ خارجہ کو تو کافی چیزوں کا پہلے سے علم ہو سکتا ہے کہ وہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر OIC کشمیر معاملے پہ اکٹھی نہیں ہوتی، وزرائے خارجہ کا اجلاس نہیں ہوتا، تو پھر ان ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کے ایک الگ بلاک ہمیں بنانا چاہیے. تو لگ رہا تھا کہ ایک ان کو خدشہ تو تھا، یا بلکہ یقین تھا شاہ صاحب کو. تو انہوں نے یہ پہلے سے ایک پیشخیمہ دے دیا یا یہ سوچ لیا کہ اب ہمیں ترکی، ایران، چائنا، یہ جو بلاک ہے روس کے ساتھ مل کے ایک نیا بلاک بنانا پڑے گا، اور یہ ایک آواز جو ہے یہ تکڑی آواز ہوگی. کہ عرب ممالک کے ساتھ تو کئی دہائیوں سے ہم نے دیکھ لیا کہ سوائے چند لاکھ جو مزدور ہیں وہاں پر گئے ہیں، اور جو
ये भी एक अलग कहानी, जो उनसे वहां पे सलूक रवा रखा जाता है, ये जिस तरह से वो खून पसीने की कमाई जो है वो किस तरह से वो बेचारे वहां पर कमाते हैं, तो ये चीज अलग है। लेकिन अब ये एक ऐसा मोड़ आ गया है कि अब बिल्कुल आंखें बंद करके, क्योंकि कल कला अभी तो ये समझे यूएई ने नहीं, ये सऊदी अरब ने ही ये मुआहदा किया इसराइल से। यूएई तो समझे एक झेली उनका एक इदारा कह लें, मुल्क कह लें, तो ये शाह सलमान का ही मुआहदा हुआ है। और अब पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा कि आया वो इस तरफ है या उस तरफ है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो इस वक्त यह सोच है, हुकूमत और फौज को इस मामले में एक पेज पे होना चाहिए। जब एक्शन जिन्होंने करना था वो एक्शन दे दिया, उन्होंने अपना ग्रुप अपना समझे कि उन्होंने आश्कार कर दिया, जिस धड़े की तरफ उन्होंने जाना था वो चले गए हैं। अब हमारा रिएक्शन क्या होता है इस पे, ये अब देखने काबिल है। और अब भी अगर खामोशी रही, और एक एटमी मुल्क की खामोशी रही, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले मुल्क की खामोशी रही, तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल होगी। इस पॉइंट पर अगर अच्छा, आप और कुछ कहना चाहें फिर आगे बढ़ते हैं जी। इसमें इसमें एक टर्निंग पॉइंट देख रहा हूं मैं, इसमें मैं एक टर्निंग पॉइंट जी देख रहा हूं। ये जो जी। ये खुफिया शादी छुपी भी रह सकती थी ना। ये इसराइल और अमारात और अरब लीग की खुफिया शादी खुफिया भी रह सकती थी, मजीद रह काम तो सकते चल रहा था सारा। हैं। सही। जब आप कहते थे जी कि हाँ भाई जी। इसराइल के लिए हमें इतने बंदे चाहिए हैं, आपने पूरी दुनिया से तकफीरी भेज दिए उठा के, तो ये काम तो चल रहा था ना। तो अब इसको आश्कार क्यों किया गया, इसका टर्निंग पॉइंट मैं देख रहा हूं। बहुत अहम बात है फारूक भाई, बहुत ही अहम बात है ये। इसका टर्निंग पॉइंट मैं देख रहा हूं कि बैरूत में जो धमाके हुए, जो बैरूत में खयानत की गई और वो जहाज को रोका गया, वो कौन सा ग्रुप था जो उस जहाज को, चूंकि वो इतनी बड़ी बंदरगाह नहीं है और वो लबनान के लिए रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, वहां पर जो गोडाउन्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि इतने ज्यादा गोडाउन्स है कि वो खाली पड़े हों तो ये रखा गया हो। वहां पर वो बहुत बिजी है। वहां पर इसको कौन रोकने में मददगार साबित होता रहा, और इस बारूदी धमाके खेज मवाद को बाकायदा उसको पेंडिंग करते रहे, उसको डिले करते रहे कि ये यहां रहे, वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाए, और ऐसा हुआ। टर्निंग पॉइंट जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि जो अभी इसकी तहकीकात चल रही हैं और उसके ऊपर हिजबुल्लाह के रईस ने, सईद हसन ने, एक इसके ऊपर धमकी आमेज बयान जो है वो दे दिया, और वो बड़ा मानेखेज है। तो ये जो उनकी, अब ये जो लोग कर रहे होते हैं पीछे, जो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि रिपोर्ट नहीं आई है, हम किसी के ऊपर ऑन कैमरा इल्जाम नहीं लगा सकते कि फला इसमें शामिल है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि सैयद हसन ने भी ये कहा है कि कमीशन, तहकीकाती कमीशन जब रिपोर्ट फाइनल करेगा तब हम इसको रिस्पॉन्स करेंगे। अगर इसमें गासिब रियासत का हाथ हुआ और वो शामिल हुए तो हम उनको भरपूर जवाब देंगे और उनको जो है वो तबीयत दुरुस्त कर देंगे, मगर तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद। तो जो जिनके मुल्क का मामला है वो नहीं कह रहे, तो दूसरों को भी हक नहीं पहुंचता कि किसी के ऊपर भी उंगली उठाएं, इसलिए हम भी किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे नहीं, ये नाशाइस्ता बात है। मगर बात, टर्निंग पॉइंट ये है, अब फर्ज कर लेते हैं कि अगर इसमें गासिब रियासत का हाथ निकला और उन्होंने दी हुई धमकी कि वो हमला करेंगे, तो क्या अमेरिकी फौजें सामने आएंगी? क्या यूरोप को लाएंगे? नहीं लाएंगे। ये लाएंगे कुर्बानी के दुम्बे बनाकर अरब फौजों को। मैं इसका टर्निंग पॉइंट देख रहा हूं कि ये जो शादी को बरमला किया गया है, खुफिया डील्स को बरसर जो है वो सरेआम किया गया है, जो इसको आश्कार किया गया है, वो इसी वजह से किया गया है कि इनकी फौजों को हरकत दी जाए कि जी हम पे हमला हो गया, आप आगे आए, संभालें इसको। अभी तक तो आप अपने मदरसों से और जेलों से और चोर चकार पकड़ के उनको दाइश बनाकर सारे गुंडों को, मवालियों को भेज रहे थे। अब वो तो काट के रख दिए गए कि 4 लाख लोग हार्डकोर मिलिटेंट मार दिया हिजबुल्लाह ने और मकामती ब्लॉक ने रूस के साथ मिलके। अब कौन आएगा? अब कुर्बानी का जानवर बनने कौन आएगा? मुझे लगता है ये जो डील इसको आश्कार किया गया है, इन सारे ममालिक को पकड़कर वहां पर लाया जाएगा और इसराइल की दिफा की जंग लड़ी जाएगी। अगर ये टर्निंग पॉइंट है, अगर साबित हो गया कि बैरूत के धमाके में उनका हाथ है, तो हिजबुल्लाह कार्रवाई करेगी, और जब वो कार्रवाई करेगी तो इनको सामने लाया जाएगा। मैं यहां पे मामले को फंसा हुआ देख रहा हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब वाकई बारीकबीनी से इस पे देखेंगे आइंदा क्या हो रहा है। और इसमें नाज़रीन, अब मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब आपके लिए भी नंबर लगा दें, आप भी शामिल हो सकते हैं इवनिंग आवर में आज शाम तक के एक अहम इशू इसराइल यूएई के मुआहदे के बाद के जो असरात हैं, ये क्या होने वाला है, इस पर बात
आप अभी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने भी बताया सऊदी हुकूमत की तरफ से बहुत सी ऐसी नर्सरीज या शिद्दत पसंदी जो है, और इवन ऐसे इदारे में भी आपने वो इशारा दिया कि वो ब्रेन वॉशिंग जो है वो ऑफिशियली भी होती रही है। ताहिर अशरफी जी। साहब प्राइवेट जेट पे गए हैं, आप देखें ना जरा, उनके अभी उनके उधर ताल्लुकात देखें ना, अंदर उनके लोग हैं ये। तो ये क्या ये खामोश बिल्कुल बैठ जाएंगे, अपना ये सारा सारा जो इनका सेटअप है उसको ये खत्म होते हुए देखेंगे? ये कोई रिटेलिएट नहीं सही, करेंगे? सोचने की बिल्कुल बात है सही। ना। हाँ, एक तो रह गया ताहिर अशरफी, या वो तो एक एक है, उनमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, लेकिन और जो इस वक्त हमारे यहाँ जो ऐसी जमातें कि जो अपने आप को बहुत ज्यादा एडवांस या रोशन ख्याल जमातें समझते हैं, स्वाय पीपल्स पार्टी के इस मामले में पीपल्स पार्टी का स्टांस जो है वो शिद्दत पसंदी के खिलाफ, चाहे उसामा बिन लादेन हो या तालिबान हो या कुछ भी हो, पीपल्स पार्टी ने उन्होंने एक वाज़ेह स्टांस लिया है। उनके साथ उनका कोई खुफिया भी हमने अलग सेलेक्ट नहीं देखा, लेकिन जहां पर हम देखते हैं इवन पीटीआई की तरफ से भी एक चाहत है, ख्वाहिश है कि जो एक मौलाना समीउल हक का मुदरसिस के जरिए हो, उसामा बिन लादेन को शहीद करार देने से हो, या और अंडरग्राउंड कुछ ऐसे मामलात हों, पीटीआई भी चाहती है ऐसे शिद्दत पसंद जो ग्रुप है वो उनके साथ रहे। फिर परवेज इलाही साहब जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बिल लेकर आए हैं, वो भी चाहते हैं कि वो इस किस्म की जो ग्रुप्स हैं वो उनकी हमायत उनको मिले। फिर आज अहले हदीस के अमीर साजिद मीर साहब ने मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की है। तो ये सब जो जमातें हैं जो अब गो के कहती हैं कि कौमी धारे में शामिल हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनसे अलग थलग नहीं हो रही, इनको साथ या इनकी गुड बुक्स पे रहना चाहती हैं। और अगर कोई आग लगी तो फिर ये सब, जैसे एक बार शहबाज शरीफ ने कहा था कि आप हर जगह धमाके करें, पंजाब को रहने दें, तो इस किस्म का मामला हो जाएगा। तो ये ज्यादा खतरनाक चीज है जो पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं ना कहीं पक रही है। तो क्या कहेंगे इस बिल्कुल, देखें ये सब वही लोग हैं, जैसे मैंने कहा ना कि जब वो नफूज़ करते हैं तो आपके ज़िंदगी के हर शोबे में नफूज़ करते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि आपसे वो जाकर सिर्फ़ सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के लोगों को खरीदेंगे, वो सियासतदानों को उनसे पहले खरीदते हैं। वो पर? ब्यूरोक्रेट्स को खरीदते हैं, वो ऊपर से नीचे तक आते हैं, सबको खरीदते हुए आते हैं। जहाँ पर भी देखते हैं कि जो बिकाऊ माल है, बिक सकता है, करते हैं। अब इस वक़्त जब से ये मामला हुआ है पाकिस्तान और सऊदीया के बिटवीन जो है वो टेंशन इंक्रीज़ हुई है। आप देखें कि वो नून जो है वो मैदान में आ गई है और वो सऊदी जो है वो उसको एनआरओ चाहते हैं उनके लिए कि इनकी जान छोड़ दी जाए और इनको निकाला जाए। और इससे पहले भी जब नवाज शरीफ साहब बंद हुए थे तो मलिक अब्दुल्ला ने डायरेक्ट जो है वो मुशर्रफ साहब के ऊपर प्रेशर दिया था और इनको निकाल कर सऊदीया ले गए थे। और एक अरसे तक ये सऊदीया में रहे और उसके बाद सऊदीया से ये जो है वो इंग्लैंड आ गए थे। तो ये तमाम चीजें हैं, ये इससे ढकी छुपी नहीं है। मैं इन्हीं चीजों की तरफ इशारा कर रहा था कि ये जो डील ऑफ द सेंचुरी को कहा जा रहा है कि वो नहीं होगी और एनेक्सेशन नहीं होगी। ये एनेक्सेशन तो होती तो उर्दन का, गरबी उर्दन का थोड़ा सा इलाका जाता। ये तो पूरा मशरिक वस्ता इसराइल में चला गया। ये तो पूरा मशरिक वस्ता चला गया भाई। अब आप तो दो गलियों की बात कर रहे थे, आप तो थोड़े से एरिया की बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि जी वो है, ये तो पूरे का पूरा उनकी गोद में चला गया। तो ये जो मामला है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर और इराक के अंदर उन्होंने अपने गुमाश्ते खरीदे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो है वो आगे भी होगा और पाकिस्तान को तो ये भी फेस करना पड़ेगा। इसमें बिल्कुल। मजबूत डिसीजन लेने की जरूरत है। चाइना को मेरी समझ से बालातर है कि चाइना ये सुपर पावर है, साथ खड़ा है। चाइना को इस्तेमाल मुकम्मल जो है उसके साथ हम आंग होकर उसके साथ क्यों नहीं मिलते? क्यों सी पैक को भी टाल रहे हैं? क्यों सऊदीया से जान नहीं छुड़ा रहे? अगर चाइना के साथ बाकायदा मिलने एक फैसला कर लें तो पाकिस्तान के लिए सूद बंद होगा। मगर मगर वो इतना आसान दिख नहीं रहा, मजबूती से खड़े नहीं हो पा रहे हम। बिल्कुल सही। और ये जो 1 अरब इन्होंने लौटाया है वो चाइना से ही लेके लौटाया है। यहाँ पे तो पता है आटा भी नहीं है हमारे यहाँ तो अभी ये हम्म। मसाइल हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और थोड़ा उसी भाई कराची के हवाले से कोई बात करते हैं। और पिछले दिनों ये बड़ी हेडलाइंस थी जी, तीनों जमातें इकट्ठी हो गई, लेकिन आज मुराद अली शाह साहब का भी आया कि हमें इंतजामी मामला जो हैं वो हुकूमत के ही होंगे। तो ये कोई वो मामला जो था वो दोबारा एक तनाजे का शिकार हो गया है कि MQM PTI और जो पीपल्स पार्टी है। तो कराची का मामला जो NDMA की तरफ से ही था वो थोड़ी फौज आई है और कुछ नाले साफ हुए हैं, लेकिन जो खजाना साफ हो चुका है
वो तो साफ हो चुका है, पहले से ही साफ हो चुका है। जो नाले साफ होने रह गए थे वो तो अभी भी बचे हुए हैं। अल्लाह होगा। जी। देखें, जब तक मुजरिमीन के साथ जो है वो मतलब वो एक फर्क बढ़ता जाएगा कि अगर नवाज शरीफ हम्म, साहब बीमार हों तो वो बैरून मुल्क जा सकते हैं, बल्कि उनको तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए था। उनसे पूछा जाना चाहिए था कि आप बार बार वजीर आजम बने हैं, आपका इलाज जी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में क्यों नहीं हो सकता? आप वजीर राइट, आजम रहे हैं, बार बार रहे हैं, पूरी पूरी आपने या, जो है वो कई कई साल हुकूमत की है, उससे पहले आप वजीर आला रहे हैं, आपकी तो जिंदगी गुजर गई वजारतों में। आप पूरे इतने अरसे में एक हॉस्पिटल नहीं तामीर कर सके जिसमें आपका इलाज हो। तो उनको ये कह कर के जी वो बाहर चले जाएं, इलाज करें, तो ये इंसाफ का खून था। और जब तक इंसाफ का कत्ल होता रहेगा पाकिस्तान के अंदर, ये सब कुछ होता रहेगा। जब इंसाफ अगर मिलना शुरू हो जाए और एक की भी गर्दन फंस जाए सही से, तो मामलात सीधे होना शुरू हो जाएंगे। हमारी बुनियाद ही टेढ़ी है, उसके ऊपर आप जितनी इमारत बनाते चली जाएंगे वो टेढ़ी बनती चली जाएगी। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि आप इतनी वजारतों में रहें, एक अस्पताल आप नहीं बना सके, आपको जरा सा ब्लड प्रेशर भी चेक कराना होता है, आप बाहर जाते हैं। तो जब और फिर उनको छोड़ भी दिया गया, तो ये सबके सामने है। लोग इसलिए मायूस हो चुके हैं फारूक भाई, लोग मायूस हैं इससे। लोग समझ रहे थे कि हाँ अब चोरों को पकड़ा जाएगा, या हम तो किसी को चोर नहीं कह सकते ना भाई। आवाम खजाना खाली है, खजाना खाली हुआ है, किसने किया है? ये मौजूदा हुकूमत का काम है कि वो किसी को पहले मुलजिम बनाए फिर उसको मुजरिम साबित करे। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो अब खजाना भी खाली है, हम चोर भी किसी को नहीं कह सकते, तो फिर क्या करें, हम कहाँ जाएं? बिल्कुल सही। और ये जो कराची का मामला है खास तौर पे उसके इंतजामी तौर पे, और देखें कितनी मुश्किल सूरत हाल के जब लोड शेडिंग होती होगी, फ्लैट्स के अंदर क्या 40 डिग्री आपका गर्मी है, और फिर बिजली गई हुई है, और फिर जब बारिश है तो पानी आता है, और फिर जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा जब पानी आ ज्यादा जाता है पानी आता है। हाँ। तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है। तो गाड़ियों वाले भी जो बेचारे हैं, यकीनन जो झोंपड़ियों वाले हैं, कच्चे मकानों वाले हैं, उनका तो बहुत ही बुरा हाल होगा। जो गाड़ियों वाले हैं वो, उनकी गाड़ियां भी बहती चली जा रही हैं। तो ये अब लगता है कि कराची को सही मानो, मैं तो समझता हूं कि अगर सीरियस हुआ जाए कराची के मामले में, ये कमेटियां, छोटी मोटी कमेटियां क्या, बल्कि थोड़ी दिनों के लिए, थोड़े महीनों के लिए कैपिटल जो है, जो पहले था भी कराची कैपिटल था, अगर कराची को ये वाकई इकोनॉमी का हब समझते हैं या कराची को ठीक करना चाहते हैं, तो वहां पर पाकिस्तान के जो एक कैपिटल का एक दर्जा वक्ती तौर पर करार दे दिया जाए, या प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उधर गवर्नर हाउस में पूरा एक महीना बैठ जाए गुजारे, मिलके। ये नहीं कि चंद मिनट के लिए जाएं और फिर वापस आ जाएं, चंद मुलाकातें करें, अगर सीरियस नहीं है। क्योंकि नहीं कराची तो इसके एक सिंगापुर हांगकांग बनने जा रहा था, ये था, लेकिन उसकी हालत देखे क्या कर दी इन्होंने। नहीं नहीं इसके पीछे भी आलमी ताकतें हैं, इसके पीछे भी अरब हैं, इसके पीछे भी। अगर कराची बन जाएगा तो दुबई का क्या होगा? अगर हम्म, कराची बन जाएगा तो लोग हॉलिडे करने तुर्की नहीं जाएंगे। अगर कराची बन जाएगा तो जो है वो फिर आपको कहीं से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की पॉलिसीज कोई आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकेगा। तो ये हम्म, कराची को बाकायदा प्लानिंग के तहत, इसमें हम ये नहीं कहना कि जी के पीपल्स पार्टी ने किया वो जिम्मेदार है। सब सब नीचे से ऊपर तक सब। क्यों? हम्म, उसकी वजह यह है, सबूत के तौर पे, यानी एक अकली तौर पे एक दलील देना चाहता हूं। फिर हकीकत की बात क्यों नहीं करते? इल्जाम क्यों लगा हम्म, रहे हैं? ब्लेम गेमिंग क्यों कर रहे हैं? ब्लेम गेमिंग होती है लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, कि असल हकीकत पे बात ही ना हो। कहें जी इसने कचरा नहीं उठाया, इसने रोडों की मरम्मत नहीं की, इसने लॉ एंड ऑर्डर को ढीला छोड़ दिया, डकैत पैदा हो गए, इन्वेस्टर निकल गया, यहां पर हालात खराब हो गए, ये मसाइल हो गए, बीमारियां फूट पड़ी। ये हुआ क्यों? उस जड़ के ऊपर, उस नब्ज के ऊपर हाथ नहीं रखते। असल वो नब्ज है कि इंटरनेशनल इसके अंदर अफेयर शामिल हैं, कौन कौन से ममालिक किन किन सियासतदानों को, बल्कि सबको जो है वो इसके ऊपर प्रेशराइज करते रहे और क्या मुराद देते रहे। मैं ये नहीं कहूंगा, वो बहरहाल यकीनन फ्री में तो कोई काम नहीं करता। तो ये इसके अंदर बाहर से खुफिया हाथ शामिल है कि इस शहर को तामीर नहीं हो, वरना हमारा मामला रोल हम्म, बैक हो जाएगा। तो ये हम्म, इसको इस निगाह से देखा जाए तो समझ में आएगा, ये सारा ब्लेम गेम है, होता रहेगा ये भी और होता रहेगा। जब तक हम बिल्कुल फैसला नहीं सही कर है, लेते कि हम अफसोसनाक है किसी की जी हाँ। कॉलोनी नहीं बनेंगे, हम्म, जब तक ये सब कुछ होता रहेगा।
बिल्कुल सही। और ये अफसोसनाक है कि जिन लोगों को वहां पर कराची को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, चाहे सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, सही मानों में उन्होंने उसके मसाइल को आगे रिप्रेजेंट नहीं किया। अपने मसाइल हल किए, अपनी जायदादें बनाई, अपना सब कुछ किया, लेकिन कभी कभार उठ के ये कराची सूबे की बात कर दी जाती है वो, और फिर वो कहते हैं मरसू मरसू सिंध ना डेसू। वो ऐसे ही हो जाता है जैसे कालाबाग डैम माला मामला जो है वो एक इंतहाई एक शजरे ममनुआ बन चुका है। तो अगर इंतजामी तौर पे जैसे आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है, अब अव्वल तो खैर पंजाब में जो एक तस्वीया है, इसमें सब जमातें इसमें मुत्तफिक है कि जनूबी पंजाब सूबा हो, वो नहीं बन पा रहा। कि वो बहावलपुर का सूबा हो या मुल्तान का सूबा हो, सराइकी हो या कौन सा हो, तो कराची का सूबा बनना तो अब बिल्कुल ही फिलहाल तो बहुत हम मुश्किल देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसा इंतजामी तौर पे कोई डिवाइड जरूर होनी चाहिए, या उसका जो बजट है उसको एक अलग से मुख्तस जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो जो वसीम अख्तर साहब कहते हैं वो उनकी मुद्दत खत्म, वो पूरे 4-5 साल यही रोते रहे कि मेरे पास फंड्स नहीं है। लेकिन वो रहे भी मेयर ही रहे। अगर फंड्स नहीं है, उनके पास अख्तियारात नहीं थे, वो क्या करते रहे ये भी सोच से बाहर है। और अगर फंड्स कहीं लगे हैं, एक तो फिर वो इवन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये जजों ने पूछा कि अरबों रुपए लगे हैं, तो वो कहां लगे हैं? वो बिल्कुल बिल्कुल हवा में ही थे, कोई नजर नहीं आया कि कहीं पैसा कोई लगा है। तो ये भी एक अजीब सूरत हाल। नंबर नाज़रीन अब आपकी स्क्रीन पर हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं जी। असल में देखें, कराची को हम ये नहीं कहेंगे कि फलां ने तबाह किया, फलां ने। कराची के जो मुकामी लोग थे, जब मुकामी जमात वहां हुक्मरानी करती थी, उन्होंने क्या किया, कितने हॉस्पिटल्स बनाए, क्या किया। सिर्फ मुशर्रफ के दौर में जब मुशर्रफ ने थोड़ा सा प्रेशराइज किया मुस्तफ़ा कमाल को सामने, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील कर दिया, और चंद जो बड़े हॉस्पिटल थे जिनके अंदर गंदगी के ढेर थे और जानवर सोया करते थे, कुत्ते बिल्लियां दिखती, वो उन्होंने बेहतर कर दिया और वहां थोड़ा सा इंतजामी उमूर ठीक कर दिया। मगर मैं बात ये कर रहा हूं कि नई इंडस्ट्री कितनी लगाई, नए हॉस्पिटल्स कितने लगाए। वही अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, वही सिविल हॉस्पिटल, वही जिन्ना हॉस्पिटल, वो 1950 के बने हुए। अब वो आबादी उस वक्त उसके हिसाब से ही कम थे, ना कि अब आबादी का ब्रेकआउट हो गया, पूरी पाकिस्तान का आदमी कराची के अंदर है। तो अब क्या ये 3 हॉस्पिटल से चौथा बनाना हराम है? क्या शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती? क्या ये कुरान में आया है कि जी आप चौथा नहीं बनाएंगे? आप क्या कह रहे हैं कि या जी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बहुत अच्छा इकदाम है, हम आज इतने अरसे के बाद उसको सराह रहे हैं, और बिल्कुल जो अच्छी चीज उसको कही जाएगी। मगर कितना हम ये सवाल तो करेंगे ना भाई, आपने ये हॉस्पिटल ठीक तो किए, नए क्यों नहीं बनाए, नई इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई? अगर कराची की नुमाइंदा जमात थी, लोग उसको वोट देते थे, चाहे वो जबान के ही नाम पर देते हो, अगर वो इंडस्ट्री लगाते और इतना रोजगार देते जिसकी हद नहीं, तो आज आप मौजूद भी होते, और पूरे पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो भी वहां पर कमाते, और वो शहर और तरक्की करता। तो ये जो है ना कि सही ये बात। फलानी जुबान बोल रहा है, ये यहाँ ना आए, मैं उधर ना जाऊं, क्या इस तरह से शहर तरक्की नहीं करते? क्या दुबई में ये सब बात करता है कोई? क्या सिंगापुर में करता है ये सब बात कोई? वो मतलब ऐसे बड़े जो इंटरनेशनल शहर हैं वो सबको वेलकम करते हैं, वो सबके एक बिजनेस हब बनता है। ये बाकायदा लिसानियात के नारे, मजहबी नारे, ये तासुबात, ये उसके जरिए से इस शहर को गिराया गया है। और ये शहर खाली नहीं बिल्कुल गिरा, सही। ये पाकिस्तान गिरा है, ये पूरा बिल्कुल पाकिस्तान गिरा है सही। इससे। बिल्कुल सही। लीजिए कॉल्स का आगाज करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये कहना चाहूंगा जो कराची है, जी। देखें, बिल्कुल ये जितने भी महकमे वहां पे चलती है ना, कोई महकमा भी है ठीक है। उसके अंदर सारी सियासी भर्तियां हुई हैं। ठीक है। आगे महकमे बिके हुए हैं, हम्म 10-10, 20-20 करोड़ का एक महकमा बिका हुआ है। हम्म और उन्होंने जितने आगे से पैसे बनाने हैं उन्होंने पॉलिटिशियन को देने हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, अभी पिछले दिनों में कराची गया, हम्म। हमारी अपनी एक जगह थी, तो ठीक है। हमने वहां पे बिल्डिंग खड़ी की, तो हमारी कास्ट आई तो 70 लाख। ठीक है। और ये जो बिल्डिंग सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, हम्म। 40 लाख रुपए रिश्वत मांगे। उनसे वाह। पूछा भाई क्यों, किस चीज के तुम्हें हम पैसे दे? हम्म तो ये कहते हैं कि यार ये हमें जो डायरेक्टरशिप मिलती है या जो हम पोजीशन हासिल करते हैं, इसके हमें पैसे देने पड़ते हैं, और ये पैसे हम अकेले थोड़ी खा रहे हैं, ये तो नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। और एक भी ऐसा महकमा नहीं है फारूक भाई
जो भी रिश्वत ना लेता हो। और बिल्कुल सही। जितने भी ये जितने पॉलिटिकल वर्कर थे जो पहले भत्ताखोरी करते थे, ये लीगल कवर उनको मिल गया, वो सब उन नेपों में चले गए हैं और वहां जाके खुले जाके तुम्हारे से पैसे मांगते हैं। कोई काम होता नहीं, आपके घर से निकले बटुआ साथ में रखे, जगह जगह आपको पुलिस तंग करेगी, कोई गटर में गिर जाएगा, किसी महकमे में जाना है, पैसा पैसा पैसा, और कस्टम से कोई आदमी भी उनको पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल सिस्टम सही। फेल है, ये सारा निजाम फेल है। जब तक ये 5 या 2% लोग जिन्होंने हुक्मरानी की है, इनसे हम स्टोलन पैसे वापस नहीं आएंगे, इनको किक आउट नहीं करेंगे, सियासी बर्तियां नहीं जाएंगे कि जितने फंड चाहे एमपीएम को मिले, पीपल पार्टी को मिले, पीटीआई को मिले, भाई मेरे ये सारे चले जाते हैं, लगेगा कुछ भी नहीं। वहाँ पे बहुत जरूरत है, सही है। ये जितने जो लोग हैं जिन्हें हुक्मरानी करते आए हैं, पीटीआई से लेके नवाज शरीफ से लेके आसिफ अली जरदारी, इनको आप बैंड करें, रिकवर करें पैसे से, और ठीक कम है। से कम 5 साल और 10 साल के लिए ये कुछ 7-8 पार्टियां हैं ना, इनके अंदर जमहूरियत है, ये खुद ही लीडर बने हुए हैं, कोई मेंबरशिप नहीं है इनकी, कुछ भी नहीं है, खानदानी लोग चले जा रहे हैं, आप कुछ भी कर ले। बहुत अच्छी बात सर, भाई बहुत वजनी बातें थी ये, बहुत अच्छी बात इन्होंने, एक तो खुद एक जो उनको डिमांड दी है लोगों ने वो भी उन्होंने बता दिया, लेकिन सही कहा कि कोई जो लीडरशिप है ये किसी को कोई दर्द हो किसी चीज का नहीं, वो कोई बात नहीं है। हर कोई बंदा लगा है अपने, मेरे जेब में क्या आ रहा है वो इसी पे लगा है। अच्छा, क्या क्या सियासी भर्तियां खाली केएमसी, जेडएमसी, वाटर बोर्ड, केएससी खाली इसमें है? नहीं। सबसे ज्यादा जो है, देखें होता क्या है पता है, ये अपनी उसको चीजों को मजबूत रखने के लिए जब पुलिस में भर्तियां खुलती हैं और वैकेंसीज आती हैं तो वो बाकायदा बिकती हैं। तो एक जमाने में एएसआई के लिए 2 लाख रुपए थे, फिर 4 लाख हो गए, अब नहीं मालूम कितने हैं, मैं खुद एक अरसे से वहां नहीं हूँ। तो उस जमाने में ठीक 2 है। से 4 लाख रुपए थे कि भाई जो ये पैसे ले, एप्लीकेशन दे, मिठाई के पैसे हम्म, कहते थे इसको, मिठाई के पैसे दे तो वो या एएसआई लग जाएगा। तो कांस्टेबल के या अलग, हेड कांस्टेबल के अलग, इससे ऊपर अलग। तो वो क्या करती हैं, बास पार्टियां पूरी पूरी सीटें खरीद लेती हैं, दहशतगर्द तंजीमें भी खरीद लेती हैं। वो अपने लोगों को जो उसमें थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं दुनियावी एतबार से, मगर नजरियाती उनके होते हैं, वो उनको इन चीजों में डाल देते हैं। तो यही काम होता है वाटर बोर्ड के साथ, यही काम होता है स्टील मिल के साथ, यही काम हुआ पीआईए के साथ। जहां पर भी वैकेंसीज आई वो बिकती हैं और सियासी और मजहबी पार्टियां उनको खरीदती हैं और अपने लोग डाल के अपने हिसाब से चलाती हैं। तो बिल्कुल टॉप सही। टू एक कॉलर है, बॉटम और क्या ये अभी मामला अभी भी जारी है इस पर भी, क्योंकि अगर ये ऑनगोइंग, सिलसिला अभी भी जारी है तो ये और ज्यादा अफसोसनाक है करता हूं इस पे कि बात। गलतियों से या जहां पर अमन ओमान के हवाले से कुछ तब्दीली आई है तो इस कल्चर की, ये बंदर बांट की कल्चर या ये लूट खसूट का कल्चर, इस पे भी तब्दीली आनी चाहिए। एक कॉल लेने के बाद फिर आपकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई आपको और अली भाई और आपके व्यूअर्स को प्यार और भरा सलाम। जी शुक्रिया। आपने बड़ी प्यारी बात की है, लोगों के दिलों की बात कर रहे हो। अगर मुझे भी इजाजत है तो मैं जी भी जी जरूर। पार्टिसिपेट करूं। जी बिस्मिल्लाह। फारूक भाई, मैं आपको एक न्यूज देता हूं, मैंने अभी व्हाट्सएप पर देखी है जी। कि कश्मीरियों के लिए ये लीडर हमदर्दियां करते हैं। आपके इल्म में लाना चाहता हूं, प्लीज इस पर प्रोग्राम करें। 10 खरब रुपया कश्मीरी लीडरों ने हर महकमे ने आजाद कश्मीर में 10 खरब रुपया लूटा है। अच्छा। कश्मीर लीग, ये एक रिपोर्ट आई है, मैंने अभी पढ़ी है। ठीक है। 10 खरब, इसमें से 70 अरब रुपया बरतानिया में आया है, लोगों ने प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। ये कश्मीरियों की हमदर्दी करते हैं, ये कश्मीर आजाद कराएंगे। नहीं यानी एक शाह साहब, एक हम नारा लगाते हैं ना शाह साहब, की आवाज बनूंगा कि एक हम नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ये आजाद कश्मीर, इसका मतलब पाकिस्तान बन चुका हुआ है ये जो। जी एक आदमी बर्मिंघम में रहता है, वो अपने मामू को हॉस्पिटल में लेकर गया, जी। तो उसको कहा गया कि हॉस्पिटल बंद है, आप अंदर नहीं आ सकते। इस 10 खरब रुपए से हॉस्पिटल भी बन सकता था, वाटर प्लांट भी लग सकता था, वो जो ब्रिजेज है वो भी बन सकते थे। कश्मीर में हर चीज दस्तियाब वहाँ है। पे भी ऐसे ही बिजली भी सही नहीं है, डैम बने हुए हैं, हमें बिजली भी नहीं मिलती। जी। फिर आकर नारे लगाते हैं कि हम अब चीज की हम सर्दियां करते हैं। प्लीज
सही है सर, बहुत शुक्रिया शाह साहब। बिल्कुल जी, हर जगह करप्शन है, और कौन सा ऐसा फिर वहां पर अगर एक कल्चर बन गया है तो कराची के मामले में। और देखें अब एक कुछ इश्यूज आते हैं, उजैर बलोच की वो जीआईटी पिछले हफ्ते खबरें, जैदी साहब की, अली जैदी की जीआईटी, हुकूमती जीआईटी, वो किधर गया? बल्दिया टाउन 280-85 लोग शहीद हो गए थे, वो मामला किधर गया? तो ये वक्ती तौर पे ऐसा भूचाल आता है कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज कोई बात करने वाला, कोई मीडिया चैनल, कोई टॉक शो, वो जीआईटी का क्या बना भाई? ये एक दूसरे को खत्म जेर करने के लिए ये ऐसे मामला को उछाला जाता है, और पता नहीं अब क्या आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है। आपने देख लिया अब ये जो कुछ फेटअप के नाम पे जो अब फजल रहमान क्यों पीट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सहूलतकार है जमा हुकूमत के। तो पीटीआई में देख लें, उधर मरियम नवाज साहबा के ऊपर वो कह रही मुझे कातलाना हमला हुआ। कौमी असम्बली में बहुत ही पुरअमन तौर पे इजलास हो रहा है। पीपल्स पार्टी वाली कह रहे हैं हमें पता नहीं बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ जी, अब हमारे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन सहूलतकारी वो अब भी जारी है। तो ये कहां गई जीआईटी के दुहावे और ये सारे जो मामले थे। एक और कॉल लेके फिर इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम प्रभु भाई। जी, बिस्मिल्लाह नकवी साहब, खुश आमदेद। मसन भाई, आपको इस्लाम हो। जी मेहरबानी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं तो सलाम। मुफ्ती भाई को 14 अगस्त की मुबारकबाद और मुबारकबाद देता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया, मुबारक बहुत साहब। शुक्रिया। भाई, शुक्रिया, आप जज़ाकल्लाह। साल इतनी देर मिलती है, कितने देर में आप 3 स्टेशन आगे निकल चुके होते हैं। नहीं नहीं, आप शुरू से शुरू फिर करें। वापस पे पहले स्टेशन पे लेके आना चाहता हूँ आपको। ठीक है। मोती भाई, मुझे ये बताएं कि हम कभी सुनते थे कि अगर एयरपोर्ट जाना हो शहर से तो जल्दी जाना हो तो बाईपास जो होता है या मोटरवे होता है उस पर चले जाओ तो जल्दी पहुंच जाओगे शहर की निस्बत। ये अब जो हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने जो मयार गिराया था वक्त 20 करोड़ आवाम का भीख मांगने में, कभी उनके ड्राइवर बने, कभी कुछ बना जी। दुनिया में पहला मौका देखा हमने कि किसी ने भीख दी और वो भीख भी वो वापस मांग रहे। क्या यही हमारी हकीकत है? असल ठीक है, ये भीख भी वापस मांग ली जाए। ठीक है। तो ये बताएं कि यही हमारा मयार है। दूसरा ये मुझे ये बताएं कि जब भी कभी कोई बाहर से आता है तो सीधा बाईपास करता हुआ मोटरवे से होता होता सीधा जाके तो हेडक्वार्टर पे पहुंच जाता है। हुकूमत को कोई पूछता भी नहीं है, हुकूमत से कोई बात भी नहीं करता। किस पाए की हुकूमत है कि जिसको बाहर की दुनिया जो है वो बात करना पसंद नहीं करती, वो सीधा जहाँ जाना होता है वहां जाके बात करते हैं। ठीक है। आज हमारी इनकी अपनी हुकूमत की एक मिनिस्टर है शकीन नजारी, उसने कहा इस पे जो तनकीद कर दी इनकी खारजा पॉलिसी पे, ये क्या खारजा पॉलिसी, हम नाकाम है। इस पे हुकूमत के अपने मिनिस्टर ने तनकीद कर दिया। एक तो ये बताएं कि ये क्या है, ये हुकूमत है या हुकूमत के नाम पे सिर्फ एक लेबल लगा हुआ है, बाकी जो कुछ है वो दूसरी हो रहा है, वो किसी और तरफ से हो रहा है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। सही। दूसरा, आपने सऊदी अरब की बात की है जी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि सऊदी अरब ने जो पॉलिसी इख्तियार की वो सारे मुसलमान ममालिक के सामने है। पहले नंबर पे इराक में देखो, शाम में देखो, दैश अलकायदा वगैरह भेज के, आइजल वगैरह भेज के क्या किया उन्होंने। फिर ये भी कहा कि हम पैसा भी सारा देंगे, खर्चा भी देंगे, ये भी कहा। फिर इसके बाद जिहादी नकाह शरीयत के साथ टकराते हुए जिहादी नकाह भी करवाते रहे, लेकिन वहाँ फिर नाकाम हो गए। अब इतनी नाकामियों के बाद अब एक ही इनके पास दोस्त था, वो ही एक दोस्त पाकिस्तान था जो इनके लिए जाने कुर्बान कर रहा था। इनका फ्लटमैन बनते थे जाके रईशरी जैसे लोग, और वो भी आप निकाल कर उन्होंने बाहर फेंक दिया है। तो अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जैसा दोस्त की अगर सऊदी अरब जो नाराज करके बैठ जाएगा तो फिर वहाँ उसकी क्या पोजीशन होगी? एक तो ये बताएं कि ये दोस्त भी हाथ से गया तो फिर उसके पास क्या रह जाएगा? एक तो ये। दूसरा, पाकिस्तान जो है जो भाग के जाता था सऊदी अरब की तरफ। जरदारी ने एक दफा गैस का ला के उन्होंने पाकिस्तान के दरवाजे पे खड़ी कर दी पाइपलाइन, और जरदारी ने कहा कि दे दो गैस। तो उन्होंने कहा जी लो जी, जाते जाते मैं ये कर गया, वो कर गया। आज जा रहा है ना पाकिस्तान उसी तरफ, उसके बनाए हुए प्रोग्राम की तरफ जा रहा है ना दोबारा। बिल्कुल इसको कहते हैं सियासत। अब बताओ, इस हुकूमत के पास तो सियासत नाम की चीज है, तो अकल नाम की चीज है, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दो तो मेरे पास। जरूर। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मुसीब भाई आप ही रोशनी डालें सर। ये
सारी रोशनी जो है। नहीं, जैसे मैंने अभी कहा, शायद नकवी साहब ने पहले शो नहीं देखा, लेट शामिल हुए हैं। मैं फिर अपनी बात को मुख्तसरन दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान के जो मफाद में, वो सब जानते हैं कि ईरान से गैस आनी चाहिए। पाकिस्तान के तमाम एनर्जी के मामलात अगर ईरान से जो हमारे दरवाजे तक लेकर आया हुआ है, जो जरदारी साहब ने मुआहदे किए थे, बिल्कुल अगर कनेक्टेड हो जाएं तो सब कुछ पाकिस्तान के अंदर से एनर्जी का बहरान खत्म हो जाएगा। होना तो ये चाहिए, मगर हो क्या रहा है, वो वही वाली बात मैं दोबारा करूंगा सिर्फ नकवी साहब के लिए कि इतनी आसान नहीं है, और सऊदीया से जान छुड़ाना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, अभी हम भी एलामिया का इंतजार कर रहे हैं और हमारे नाजरीन भी उस एलामिया का इंतजार कर रहे हैं, और कल तक पाकिस्तान के वसी तर मफाद में कौम को खुशखबरी दे दी जाएगी कि जी ये हमारा देरीना दोस्त हैं, 70 साला मुआहदा है और वहाँ मुकद्दस मकामात हैं और हमारा रूहानी रिश्ता है और हम नहीं छोड़ सकते। ये कह के गोलमोल करके और हाउस ऑफ आले सऊद को, उनके साथ राब्ते को बरगुजार कर दिया जाएगा। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा सुएज़न नहीं करना चाहिए, मगर ये रेट बढ़ाने की टेक्निक भी होती है। जरा एक बयान सख्त दाग दिया, अच्छा, सामने एक वाला मुझसे जरा भाई वो हो गया। एक चीज का हमने ये भी देखा ना, ठीक है कल बयान हो सकता है इसी किस्म का आ जाए, बहुत अच्छा आ जाए, लेकिन उसके फिर असरात जब आते हैं तो फिर बयान जो है और असरात जो हैं, और फिर इसके फिर अगर वो ताने बाने ना मिल रहे हों, जैसे वो ट्रंप ने कहा था कि मैं सालसी कराने को तैयार हूं कश्मीर का, और उसका रिएक्शन या उसके बाद में हमने क्या देखा है, तो पता लगा कि वो सालसी ये सारा चक्कर जो था वो महज एक बयान ही था, या वो एक सेटअप हो देखें, चुका हुआ उनकी नजर में। तो हिंदुस्तान जी। और सऊदिया, हिंदुस्तान और सऊदिया मिले हुए हैं और कश्मीर पे कुछ नहीं बोलते, बाबरी मस्जिद पे कुछ नहीं बोलते, मुसलमानों को हिंदुस्तान में मारा जाता है, सऊदिया खामोश रहता है, वहां से उनको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं करते उनके लोगों को। अगर पूरी अरब लीग इसके ऊपर मुत्तफिक हो जाए, कुछ नहीं करना पाकिस्तान इनको, के मुकाबले सिर्फ में हिंदुस्तान 11 के गुना उनके 11 गुना साथ ज्यादा है, ठीक है, तजारती जो ताल्लुक, 11 तिजारत गुना है। ज्यादा है। अगर जी। सिर्फ उनके लोगों को हिंदुस्तान वापस भेज दें, हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं है। सिर्फ आपको तो मालूम है ना केरला के लोग कितने, सिर्फ वापस भेज देना तो वहां पर रहने की जगह नहीं है। कुछ नहीं करना है, बाबरी मस्जिद भी दोबारा तामीर हो जाएगी, कश्मीर के मामला भी आगे चल निकलेगा, मगर नहीं करते। पाकिस्तान अगर रास्ता अलग करता है तो ये हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान के ऊपर छोड़ेंगे कि जाओ और सबक सिखाओ इसको। तो ये बहुत सारे मामला आते हैं, अंदरूनी हमें चैलेंज भी हैं, जो अंदर इनके मदरसे हैं और लाल मस्जिद जैसे मकामात हैं और मंगल बाग जैसे लोग हैं, एहसानुल्लाह एहसान जैसे लोग हैं, ये सब लोग अंदर बैठे हुए हैं और बाहर से हिंदुस्तान का खतरा है और ऊपर से अमेरिका बहादुर है। तो ये सब सऊदिया को छोड़ने पर क़यामत नाजिल हो सकती है। इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इतनी आसानी से पाकिस्तान जान नहीं छुड़ा पाएगा इनसे, जिसमें हमें जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक साहब ने, जिनको शहीद कहा जा रहा है, उन्होंने हमें अंधे कुएं में ढकेला है। तो कौम को समझना चाहिए। लोग पूछते हैं क्यों, कोई आसान आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों कह रहे हैं ज़िया-उल-हक साहब को? इसलिए कह रहे हैं कि हमें ऐसे अंधे कुएं में डाल के गए हैं कि हम हाथ पैर मार रहे हैं एक नाबीना आदमी की तरह, और निकाह आ जाए। सही दिया, और हम मजीद थोड़ा प्रोग्राम आगे चलाएंगे, आपने इसी वक्त तक रहना था, जज़ाकल्लाह। कल आप बहुत अपना शुक्रिया। द फोकस लाएंगे नाज़रीन। तो हमारा आपका सिलसिला जारी, मैं कॉल लेता हूं और फिर बातचीत आगे जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, नवाज भट्ट फ्रांस से कर रहा जी है। नवाज भट्ट साहब, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। आपका भी। बहुत तो शुक्रिया सर। आगा भाई बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे, नजरिया उन्होंने कर दी है जी सही, कबल। बिल्कुल तो सही। और आगा भाई और मोहतरम नाज़रीन की में इस्लामिया की तरफ थैंक यू सर। बात यूं है फरूक भाई के शॉर्ट एंड स्वीट, जी मुतहद्दा अमारात और सऊदी अरब अपने मफादात को देखता है जी हाँ। और अरब मालिक मफादात के लिए जंग लड़ रहे हैं और उनकी मिल्लत इस्लामिया के मफाद से कोई गर्ज नहीं, ना कोई वास्ता। फलस्तीन और कश्मीर पर मुजालम को नजरअंदाज करके इसराइल को इन्होंने तस्लीम कर लिया है, उन्होंने यानी कोबरा सांप को गले में डाल लिया है। बहुत अच्छा किया। बिल्कुल सर। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और साफ है कि फलस्तीन पर कब्जा खत्म किया जाए, फिर तस्लीम करना या ना करना अलग बात है। सही। हर हाथों हम इस्लामी तारीख से वाकिफ है। ठीक। सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने वाला आले सऊद पेश था।
पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है इस वक्त वो अपने आप को सेफ जोन में रखे, क्योंकि अरब ममालिक और सऊदी अरब इस डील में कामयाब नजर आ रहे हैं, मगर ये बुद्धू या ये जो पिट्ठू है अमेरिका के, अरब ये नहीं जानते कि अमेरिका और इजराइल अपने जाल में फंसा रहा है इनको। जैसे वो एक वक्त था कि उसको फंसाया जा रहा था, उसको यासर अराफात को, वो बच गया। मसला अब रहा मसला खारजा पॉलिसी का। पाकिस्तान इस वक्त मजबूर है खुलकर अपना मौक़िफ़ या सख्त रद्द अमल जाहिर नहीं कर सकता, ठीक है। उसे ये मजबूरी है कि वो निकाल देंगे, वो जो ज़कात खाते हैं मजदूरों की, वो जो ये जो सुलेमान कंपनी है अरब जो है, उनको पैसे हमसे लेते हैं, काम कराते हैं, जुल्म करते हैं हमसे, तो ये हज का भी ज़कात जो खाते हैं अरब वाले, वो भी उसका गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि अरब मालिक या सऊदी अरब अमेरिका के हुक्म पर चलते हैं। अब क्या बात चलाया गया है, ठीक है, जो अमेरिका के हुक्म पे चलते हैं, तो फिर क्या हमारे साथ डील करेंगे। बहुत सही, शुक्रिया अल्लाह। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आप शामिल हुए जी। और बात थोड़ी हम आगे बढ़ाते हैं। खारजा पॉलिसी यकीनन हर कोई अपने अपने मुफाद के मुताबिक पॉलिसी बनाता है, और पाकिस्तान की तरफ से जो हुकूमती जो पॉलिसी आई शाह महमूद कुरैशी साहब की, अब देखते हैं कल क्या बयानिया आता है जब आर्मी चीफ साहब की मुलाकात वहाँ के अहम हुकाम से होती है। तो कुछ आते हैं जो एक 2 साल होने को हैं इस हुकूमत को अमली तौर पे अख्तियारात मिले हुए, क्योंकि कल 18 अगस्त से इमरान खान 18 अगस्त को उन्होंने हल्फ लिया था, और अभी कुछ चीजें खासतौर पे आईपीपी से या बिजली बनाने वाले जो कारखाने हैं या मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे जो हैं उनके साथ जो मुआहदा हुआ है, बताया जा रहा है कि 600 अरब रुपए का हुकूमत को इसमें फायदा होगा और इसमें बिजली सस्ती भी होगी। तो ये चीजें काफी एक क्रेडिट दिया जा रहा है इस हुकूमत को, उनके नाकदीन इवन जो मुखालफत में काफी उनकी आगे आगे थे, लेकिन इस मामले में वो भी इस हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। एक और कॉल लेते हैं, फिर बात आगे। तो की है, ठीक है, हम अरबों के पजामे वाश करने के लिए नहीं बैठे हुए। ठीक है, गैरत है, एक गैरत वाली कौम है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी आगाज हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इजाजत दीजिएगा कि आज मैंने अपने सिंध के वज़ीर आला साहब को सुना, क्या नाम है, मुराद अली शाह, उनका मुराद अली शाह साहब को सुना, एक दो जुमले सुने, वो कह रहे थे कि ये सिंध हमारी माँ करती है। फारूक भाई, माँ के गोजे से जब आप पैसे चोरी करने शुरू कर दें तो आप कितने अच्छे बेटे लगेंगे। एक तरफ माँ करती कहते हैं, दूसरी तरफ माँ की पाकट काटनी शुरू कर देते हैं। फिर मीडिया वालों को आप गाइड करें फारूक भाई, मीडिया वालों का काम बनता है। अभी उधर फौजी इनकी गंदगी उठा रहे हैं, क्या फौज गंदगी उठाने के लिए है? ये लोग फेल हो चुके हैं। आप अगर फेल ना होते तो फौज ना आती। अब कोई मीडिया वाला नहीं कहता कि फौज क्यों आई है। जब इक़्तिदार में आते हैं कुर्बानियां वो देते हैं, अपने बेटों की अपनी कुर्बानियां देते हैं, खाने कुर्बानी का गोश्त खाने के लिए ये बैठ जाते हैं। फौज अगर गंदगी उठाने में पार्टिसिपेट कर सकती है, पॉलिटिक्स में भी उसका हक होना चाहिए। दूसरी बात कहकर मैं खत्म करता हूँ, ये सियासतदान फेल हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आजाद कश्मीर की आपको मिसाल दी, बड़े बड़े झंडे उठाकर जंजीरें बांधकर आ जाते हैं, उधर से इन्होंने गरीब कश्मीरियों का 10 खरब रुपया लूटा है। इसकी इमरान साहब को चाहिए कि आज से ही तहकीकात शुरू करें। थैंक यू फारूक भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वाकई सर, आपने तो एक बाकायदा एक जैसे जो इसराइल अरब अमारात का जो मुआहदा हो गया, आश्कार हो गया, तो एक कानून अगर ये वाकई बन जाए कि फौज को सियासत में अमली तौर पे उसका हक होना चाहिए कि वो हिस्सा ले, तो वाकई इसमें झगड़े ही खत्म हो जाए। लेकिन अफसोस यही है ना कि वो आइन उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं आईजीआई हो, ये इस किस्म की जमातें पैट्रियट्स हों, या इस असगर खान केस में हमें सब कुछ पता चला, तो ऐसे मामलात और इवन अब भी अंपायर का एक ताना दिया जाता है। तो ऐसी चीजें जब आती हैं और आप खुद भी कहते हैं कि आप गैर जानबदार हैं, तो फिर नजर भी आना चाहिए। और अगर आप गैर जानबदार नहीं रह सकते, तो जैसे ये एक्सटेंशन के मामले में तमाम जमातें यकजबान हो गई और वो सारा मामला पार्लियामेंट के जरिए बेहतरीन अंदाज में हल हो गया, तो फिर एक ऐलान कर दिया जाए, आइन में ये शिक डाल दी जाए कि फौज को भी एक अपनी पार्टी बनाने का हक है, या वो भी अमली तौर पर सियासत करे। गो के एक अजीब व गरीब सही होगा
لیکن ایک ڈھکے چھپی پھر چیز نہیں رہے گی. عوام جو ہے یا سیاستدان جو ہیں وہ پھر کھل کے کہیں گے ہاں اب تو تانے دی جاتے کہ جی وہ کوئی فلاں جو ہے ایوب خان کی نرسی سے آیا, کوئی ضیاء الحق کی نرسی سے آیا, کوئی کہہ رہے ہیں کہ پاشا نے عمران خان کو یہ سن 11 میں یہ موقع دیا. تو یہ ساری چیزیں پھر حل ہو سکتی ہیں اگر ساری جماعتیں کہیں کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے ایک ناخدا ہونے کی حیثیت سے ہمیں اگر آپ آئین میں آپ کو شامل کرنا چاہیں تو آپ ضرور شامل ہو جائیں, تو پھر یہ چیزیں ساری حل ہو سکتی ہیں. یہ بحثیں ہی ختم ہو جائیں گی کہ فوج کو یہ مداخلت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک مفروضہ دیا ہے شاہ صاحب نے, اچھا دل کو لگا ہے, لیکن یہ ایسا ہوگا نہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. تو جی بات آگے بڑھاتے ہیں اور ہم آگے جو آج ایک زرداری صاحب کی پیشی ہوئی نیب عدالت میں, اس پر ایک جو وعدہ معاف گواہ تھے مسعود اقبال صاحب جو ان کے ساتھ منسلک تقریباً 92 سے ان کے ساتھ تھے, تو یہ جو اب ان کی ہلاکت یا ان کی وفات کی اطلاعات ہیں گو کہ وہ اپنا ایک بیان ریکارڈ کرا چکے, اور ان کی وفات بھی طبی طور پہ وہ اسپتال میں ان کی وفات ہوئی ہے, کیونکہ بہت سے ایسے وعدہ معاف گواہ یا خالد شہنشاہ اس قسم کے الزامات پیپلز پارٹی ان کی قیادت پہ لگتی رہی ہے. لیکن جعلی اکاؤنٹس کیس میں اب یا ایون شریف برادران کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ کیس ہے وہ بھی اب ریفرنسز کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے. تو اگر کاش کے نیب جو ہے وہ صحیح معنوں میں, کیونکہ الزامات پھر لگنا وہ بالکل حق بجانب ہے جب نیب جج جو ہے وہ ایک ملزم یا مجرم کے ہاں گھر جا کے اور چائے کے دوران وہ سب کچھ اپنا اقرار کر رہا ہے. ملک ارشد کی بات کر رہا ہوں, تو ایسے ہو سکتا ہے کئی اور بھی اس پینل میں لوگ موجود ہوں, یا اب بھی ایسے جیسے آپ نے کال سنی تھی شہباز شریف صاحب کال کر رہے تھے جسٹس عبد القیوم صاحب کو, تو ایسے جب تک عناصر ہمارے احتساب سسٹم سے نہیں نکلیں گے تب تک احتساب کے اوپر انگلی ضرور اٹھے گی. اور اب کل دوبارہ بزدار صاحب پیش ہو رہے ہیں, اور آج بزدار صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ ایز اے ملزم پیش نہیں ہوئے تھے, ایز اے گواہ پیش ہوئے تھے. تو اب انہوں نے یہ کس معاملے میں یہ کہہ دیا, کیونکہ ایز اے وزیر اعلیٰ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, اور ان کے اوپر اگر الزامات ہیں کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے نام پہ کچھ جائیدادیں خریدے, تو وہ گواہ کیسے ہیں, وہ تو سیدھے سیدھے ملزم کیا مجرم ہوں گے اگر وہ یہ سیدھا کیس ثابت ہوتا ہے. تو بہرحال بزدار نے یہ کس معاملے میں کہا ہے, کیا ان کی کرسی ابھی بھی پکی ہے, کیونکہ کافی عرصے سے ان کی جانے کی باتیں ہو رہی, لیکن ان کی آج کی کچھ باڈی لینگویج جو ہے وہ کہ ان کی باڈی لینگویج سے کچھ پتہ چلتا نہیں کہ وہ جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کا یہ بیان جو ہے وہ کافی معنی خیز ہے. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی بٹ صاحب, جی آئیے سر. جی 2 سال پورے ہو گئے نا گورنمنٹ کو, جی ہو رہے ہیں جی. گورنمنٹ ہو جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو میں یہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. اب اجازت ہو تو جھوٹوں سے کہا سچ بولو. ٹھیک ہے. جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. حکومت نے اعلان کیا ہے سچ بولو. واہ واہ. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, جیسے فرو بھائی سبزی منڈی, پھل منڈی, فروٹ منڈی. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سچ بولو. واہ 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 واہ. کافی شیر ہے جی. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. ہاں بھائی دھوم دھام سے منا رہے ہیں نا پاکستان یکجہتی. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے, گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. واہ 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 واہ, کیا کہہ رہے ہیں. شکریہ بٹ صاحب بڑے نایاب اشعار اور بڑے ہمارے حالات کے مطابق لائے ہیں آپ, بہت شکریہ. لیکن سچ کیسے بولے, حالانکہ وہ حلف اٹھا کے وہ سب کچھ آتے ہیں کہ ہم سچ بولیں گے اور پھر قومی مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیں گے, لیکن قومی مفاد کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. اپنے مفادات جو ہیں اس کے حصول کے لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاستدان لگ رہے. بات کرتے ہیں جو ابھی ہمارے 14 اگست گزرا ہے, اور بیرون ملک پاکستانیوں کے جو ہم نظر دیکھے یہاں پہ بھی کافی جوش و خروش تھا, اور یہ بہت ہی ایک خوشی ہوتی ہے کہ جو یو کے کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں کے جو نوجوان جو یہاں پیدا ہوئے جو ٹین ایجرز ہیں
उन्होंने पेंट किए हुए पाकिस्तानी परचम अपने चेहरों के ऊपर, परचम खुद उठाए हुए हैं और एक जोश है। तो देख लें कि किस तरह से पाकिस्तान से जो मोहब्बत है उसके अंदर वो शिद्दत हमें अगली नस्लों में भी वो नजर आ रही है। लेकिन अफसोस होता है उन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कि जो छोटी छोटी वहां पर जो अचीवमेंट्स होती हैं, या जब हम ये सुनते हैं जी इतने अरब रुपया वो बच जाएगा तो वो खुशी भी होती है, लेकिन जब ऐसी खबर आती है कि इतने अरब रुपया या खरब रुपयों से लोगों ने नाजायज जायदादें खरीद ली, या आटा माफिया है, शुगर माफिया है, वो लोग बाहर आ जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो फिर हमें यकीनन दुख होता है। ये पाकिस्तान जो 73वीं हमने सालगिरह मनाई, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने अहदाफ को मुकम्मल वो अचीव नहीं कर पाया, जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने या जो एक टारगेट दिया था कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने। तो अभी भी अगर हमारा एहतसाब का निज़ाम सही हो जाता है तो अभी ये मामला बेहतर हो सकता है। एक जिसे कहना कि हर्डल लग जाए इलेक्शन कमीशन में, एक ऐसा एक वो इदारा हो कि ऐसे जो अफराद हैं कि जिन पर केस हैं या जो इनके ऊपर इल्जामात हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की आगे उनको गुंजाइश ही नहीं मिलनी चाहिए, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो आगे चल के फिर असम्बलियों में आए और असम्बलियों में आके फिर अपने मुफाद में वो ऐसी कानून साजी करें कि कोई जो है। और अब देखें जब एक अपोजिशन लीडर या जो वक्त का वजीर आजम है वो एहतसाब का चेयरमैन जब मुंतखब करेगा, नॉमिनेट करेगा, तो फिर वो कैसा बंदा अपने लिए रखेगा, ये आप मुनासिब जानते हैं कि अब मैं अगर चोर हूं और मैंने अपनी चोरी पकड़ने के लिए मैंने कोई बंदा रखना है, तो मैंने तो उस बंदे को ही रखना है कि जो जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो, या कुछ ना कुछ हिस्सा उसको मैं दे चुका हूं ताकि मैं भी मेरी भी कुर्सी मजबूत रहे और वो भी अपने 4-5 साल पूरे कर ले। तो ये जब तक ऐसे होता रहेगा हमारा मुल्क जो है वो ठीक नहीं था। और अब ये बहुत ही अहम मोड़ के ऊपर है। पहले तो सियासी तौर पे हम सुनते थे कि पाकिस्तान बहुत ही अहम मोड़ के ऊपर है, लेकिन आपने देख लिया इर्द गिर्द के जो हालात हैं, कश्मीर की जो सूरत हाल है, इसराइल अरब मुआहदे जो हो रहे हैं, और इसमें फिर पाकिस्तान के अंदर कम से कम ये लूट खसूटी जब तक बंद नहीं होगी तो फिर तो बान है दुश्मन को। आपने देख लिया कि सऊदी अरब जैसा जो मुल्क है कि जिस पर पाकिस्तानी अवाम क्या पाकिस्तानी अफवाज ने उसकी हिफाजत के लिए अपना वक्त भी दिया, अपने बहुत सी कीमती जानें भी दी, लेकिन आपको इतनी जल्दी कोई ये कहे कि मैं 1 अरब रुपया 1 अरब डॉलर जो है आप जल्दी वापस करें, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर आप अगर बैगर हैं या फर्ज किया कोई इमदाद लेने वाले मुल्क हैं तो फिर आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो वकार के साथ अगर जीना है और अपने मुल्क की जो बका है, सलामती है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, तो एटमी मुल्क की किसी को क्या जरूरत हो सकती है कि वो आपको रातों रात कह दे जी हमारे पैसे वापस करो। तो इसमें अब थोड़ी सी अना अपनी और थोड़ी सी अपनी खुद जो एक हमारी मुफाद है, कौमी मुफाद, उसको जरूर देखा। तो बहुत सी चीजें हैं जो इस साल पाकिस्तान को जरूर करना पड़ेंगी, वरना खुदा न खास्ता ये मामला मजीद आगे इस तरह से चलना बहुत मुश्किल होगा। कॉलर मेरे साथ होल्ड पे थे, माजरत उनको होल्ड करना पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 अली साहब। प्रोग्राम तो काफी अच्छा जा रहा है, बढ़िया चीजों को आपने हाईलाइट किया है। जी जी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मेहरबानी। देखिए मसला ये है कि ये बड़ी निजाम की सारी खराबी है। जब तक अदालती निजाम ठीक नहीं होगा, आपके इदारे सही कहीं बात, मजबूत नहीं होंगे, या सही बात, उनकी लैब है उसके अंदर वो उसको जो मैन पावर की जरूरत है, जिससे क्वालिफाइड लोग वहाँ चाहिए, वो तक नहीं होंगे तब तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होगी नहीं, लोगों को इंसाफ मिलेगा नहीं। और ये चीजें तब होंगे जब आप एक तो इदारों को सही तरह से रिफॉर्म करेंगे। इसी तरह जब आप बात करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हो, तो उसका भी रोल तब जाकर कम होगा कि जब तक आपके इदारे जो है ना वो प्रॉपर तरह से फंक्शन करने शुरू करेंगे। जब इदारे मजबूत होंगे तो फौज को बहुत सारी जगह पर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर नाले साफ करवाने हो तो फौज, इलेक्शन करवाने हो तो फौज, तुमको गेंद पकड़नी हो तो फौज, तो मिलिट्री कोर्ट में किसी दहशत गर्द को सजा देनी हो तो मिलिट्री कोर्ट बनाकर वहाँ फौज की जरूरत। कोई जहाज गिर जाए तो वहाँ उनको रेस्क्यू करने के लिए फौज, आग लगे तो फौज का रोल तब कम होगा जब आप प्रॉपर मुल्क के अंदर इदारे बनाए
जो है वहाँ जैसे तरक्की याफ्ता जहाँ मुल्क है उन्होंने आज वहाँ फौज का रूल कम हुआ है तो उनके पास इदारे हैं। सही है। आप वहाँ वो आज छोटी छोटी जगह पर फौज को नहीं बढ़ाते। हम लोगों हमारे लोगों को ये भी सोचना चाहिए। और दूसरा ये जो एक नॉलेज के साथ मैं एक बात कर रहा हूँ, ये कोई सख्त है। देखते ये अरबों की और ईरान की लड़ाई है आज जो है ना इसराइल को अमेरिका को काफी कामयाब कर दिया है। पाकिस्तान तो एक 70-73 की साल की रियासत है, तो उसमें तो बड़ी जंगें लड़ी, बड़े कर्जे, पाकिस्तान की तो मैशत जब तक मजबूत नहीं होगी और जो पाकिस्तान के लोग हैं तो जब तक उन्हें पाकिस्तान के कुछ ऐसे तबके अंदर पाकिस्तान के जो बैठे हैं जिनकी फंडिंग बहुत होती है उनको पाकिस्तान से ज्यादा बाहर लोगों से मोहब्बत है। तो ये लॉयल्टी बड़ी जरूरी है पाकिस्तान से। हमें सोचना चाहिए हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमें जो भी करना पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फैसले करने तो पाकिस्तान अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है। लेकिन ये आप इसका थोड़ी सी जांच करें। ये अजरबैजान जो है इसके अंदर अर्मीनिया एक मुल्क है, इसने कब्जा किया एक हिस्से को अजरबैजान के, उसको बकायदा यूनाइटेड नेशन ने कहा हुआ है कि ये अजरबैजान का हिस्सा है, ठीक है अली भाई। वहाँ से निकलो। लेकिन ये बिल्कुल ईरान के बॉर्डर के साथ है। कभी आवाज आई आपको कभी ईरान ने इसके ऊपर कोई बात की? 40 साल काफी पहले ईरान की बड़ी मोहब्बत थी अमेरिका के साथ, आज वो मसला दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है अली भाई, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, बहुत माजरत, आपके पॉइंट आ गए। और जाते जाते एक अफसोसनाक जो खबरें आपने सुनी होगी, पाकिस्तान में ठट्टा कैंचर झील में एक कश्ती उलटने से 10 अफराद हलाक हो गए। पिकनिक पे गए थे और वहां पर शायद 7-8 लोगों की गुंजाइश थी उस कश्ती में, 14-15 उसमें सवार हो गए। एक ही खानदान के 10 अफराद, सफ़े मातम बिछा होगा, हम उनसे ताज़ियत करते हैं। और यहाँ यूके में भी ड्यूसबरी के 2 नौजवान, 2 भाई, एक ही घर से अजहर बशीर और अतर बशीर, वो भी डूबकर जहाँ बक हो गए। यहाँ लंकाशायर में उनकी बाद में अगले दिन साल पर लाशें मिली हैं। ये अफसोसनाक वाकयात हैं और ये ऐसे हादसात या सानियात जो हैं, कुछ तो ऐसे वाकयात से हम बच सकते हैं, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है, अब जो बड़े हैं उन्होंने उनके अख्तियारात में शायद, या वो एक नई नौजवान जो नस्ल है वो इतनी ज्यादा आजाद अपने आप को तस्वर करती है कि वो कुछ भी करे, वो किसी की जिसे कहते हैं ना तंबीह या वार्निंग या नसीहत लेने को वो तैयार नहीं होते। तो इसी वजह से ऐसे हादसा, तेज रफ्तारी की वजह से, या बहुत से नौजवान आपने देखा वो अपने फैसले, गलत फैसलों की वजह से मंशियात की तरफ चले जाते हैं। तो अब हमारे बुजुर्गों को ऐसे मामलात में, जब कोई त्योहार हो या कोई ऐसी पिकनिक पार्टी कहीं हो रही हो, आपने देखा पाकिस्तान में कई वो हवाई फायरिंग से कई हलाकतें हो जाती हैं। तो अब हमारे जो बुजुर्ग हैं ने उनसे उनको एक बेख्तियार कर दिया है। पहले होता था कोई भी महफिल के अंदर या कोई भी मोहल्ले में इवन, या कोई भी अगर कोई ऐसा फंक्शन जारी है उसमें कोई ऐसी खतरे की कोई ऐसी चीज देखी जाती थी तो बड़ा मना करता था और छोटे उससे बाज रहते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये भी हमारे कल्चर से निकलता चला जा रहा है कि अब छोटों की अलग महफिल है, वो चाहे जो मर्जी करें। बड़े जो हैं वो इतने ज्यादा मसरूफ हैं या इतने ज्यादा उनकी अपनी एक महफिल लगी है, जिसकी वजह से वो अब डिस्टेंस बढ़ गया है, जनरेशन गैप जिसे कहते थे वो बढ़ गया। तो ये हमारे कल्चर में भी अगर ये बढ़ता चला जा रहा तो ये एक अफसोसनाक है। अब भी कोई तकरीब, कोई फंक्शन हो ऐसा या कोई ऐसा त्योहार हो, तो बुजुर्गों का ये फर्ज अपने छोटों को जरूर उसकी डायरेक्शन दे दें, क्या ये बाउंड्रीज हैं, कहां तक आपने जाना है। और किसी चीज से बड़े अगर मना करें तो छोटों को अब ये इल्म होना चाहिए कि अगर वो मना कर रहे हैं तो वो हमारी बेहतरी के लिए मना कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे जो कल्चर से निकल रही हैं, इसका खमियाजा यही होता है। मैं सिर्फ इन्हीं वाकयात की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है जो वाकया ठट्टा में पेश आया है उसमें यकीनन वो जो कश्ती वाला है जिसने तादाद से ज्यादा बढ़ के, उनका एक बिजनेस होता है, ज्यादा लोगों को सवार कर लिया और फिर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि जो अमूमन पहले हमारे यहाँ होता था, जो बड़ों का एक रोब होता था, वो अच्छे बुरे की छोटों को बताते रहते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जा रहा है। तो इसको कम नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम आज आपने देखा 17 अगस्त के हवाले से जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे हुए हादसे को आज 32 साल पूरे हो गए।
اور تاریخ ضرور لکھی جاتی ہے جب بھی کوئی ایسا رہنما آپ نے دیکھا ہوگا جو اس وقت موجودہ حکمران ہے، رہنما ہے، ان کے بارے میں آگے آنے والا وقت بتائے گا کہ انہوں نے کیا اچھے فیصلے کیے۔ ضیاء الحق جو اس وقت مرد مومن مرد حق کے نام پہ جانے جاتے تھے، لیکن آج 32 سال بعد شاید ہی چند افراد کے علاوہ یا چند لوگوں کے علاوہ ضیاء الحق کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد کرے۔ ایک واقعہ جو ہوا اس میں اور بھی بہت سے جو لوگ تھے اس میں واقعے میں ہلاک ہو گئے، اس پر زیادہ افسوس ہوتا ہے، لیکن ضیاء الحق ایز اے حکمران اس نے پاکستان کے فائدے شاید ہی کیے ہوں لیکن نقصان بہت زیادہ کر دیے، کہ روس کے ساتھ جو اس کا ایک معاملہ اس نے دیکھا، افغان جہاد کی آڑ میں پاکستان کے اندر جس قسم کا کلچر آیا، اس پہ آپ نے کئی پروگرام ہم نے بھی کیے اور دیگر چینلز میں بھی کیے۔ تو اب یہ بالکل حقیقت ہے کہ ڈکٹیٹرشپ اور کوئی بھی اس قسم کی جو وعدے کیے گئے ضیاء الحق کی طرف سے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ غیر جماعتی انتخابات ہوئے، اس کے بعد پھر ایک ایسی جماعت کو انہوں نے پروان چڑھایا جس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ سندھ کی کیا، یا آج کراچی کا جو ہم رونا رو رہے ہیں وہ ضیاء الحق کی، وہ ایم کیو ایم کی، وہ جو اس وقت ان کی ترجیحات میں وہ شامل تھے، اور بعد میں مشرف صاحب نے بھی ان کو کافی تگڑا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ اب تاریخ آگے چل کے ان چیزوں کو معاف نہیں کرے گی۔ تو آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچا، کل انشاءاللہ دوبارہ نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔